तो रहा है फिलहाल ना, चैप्टर 1 है ना। हाँ जी, सही। अब ये ना चैप्टर 1 में हमने शुरू करना था स्टैंडर्ड बिड्स एंड टेंडर्स से, राइट। तो अब इधर यहाँ पर तुम्हें क्या दिया गया है कि ऐसा क्या होता है जब आपको ये पता लगेगा कि यू नो थोड़ा बहुत कि आपका अच्छा टेंडर्स होते हैं, लोग अपनी बिड्स यानी कि कोटेशन सबमिट करते हैं, उस हिसाब से कोई भी लोवेस्ट बिड होती है वो सिलेक्ट होती है, राइट। तो उसी के बारे में हल्का फुल्का तुम्हें थ्योरी दी गई है कि भाई एग्जैक्टली क्या किया जाता है और कैसे होता है। बेसिक अगर तुम यहाँ पर देखोगे तो जब प्रोविजंस हैं वो तुम्हारे प्रोविजंस इस हिसाब से हैं कि क्या किस चीज़ का ध्यान रखना है, वो बिड सबमिट करते हुए क्या चीज़ों का ध्यान रखना होगा, एक्सेट्रा। बट यू डोंट रियली हैव अ गुड ड्राफ्ट ऑन दिस, ठीक है। थोड़ा थियोरेटिकली है ये सारा। तो यहाँ पर उन्होंने पहला क्या बोला, एज पर द कैम्ब्रिज डिक्शनरी टेंडर इज अ रिटन और फॉर्मल ऑफर टू सप्लाई गुड्स और टू डू अ जॉब फॉर एन एग्रीड प्राइस। यही होता है ना टेंडर। जब कोई गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट बोलती है कि भाई हमें ना ये सामान चाहिए या एक्सेट्रा कुछ भी, हमें ये काम चाहिए या हमें ये ब्रिज बना के चाहिए, तो सारे बिल्डर्स या सप्लायर्स जो भी होते हैं वो अपने टेंडर्स सबमिट करते हैं कि हम आपको ये काम इतने में करके देंगे या हम आपको वो काम इतने में करके देंगे, राइट। सो दिस इज़ नथिंग बट अ टेंडर। तो जहाँ पर लोग अपनी कोटेशन सबमिट करते हैं और टू डू अ जॉब फॉर एन एग्रीड प्राइस, द टेंडरिंग प्रोसेस बिकम्स ओपन फॉर ऑल द एलिजिबल बिडर्स। एलिजिबल मतलब जो बंदा ये एक्चुअली काम कर सकता है। तो पता कैसे लगेगा, लेकिन एलिजिबिलिटी का कोई क्राइटेरिया तो यहाँ दिया नहीं है। तो एलिजिबल बिडर पता कैसे चलेगा कि जब कोई भी बंदा बिड सबमिट करता है ना, तो गवर्नमेंट खुद ही उनसे कुछ डिपॉजिट अमाउंट रखवा लेता है कि अगर आपको बिड सबमिट करना है तो इतना पैसा रख दो, अगर आप जीत गए तो जैसे भी हम आपको अपने हिसाब से पैसा कर देंगे, अगर आप हार गए तो हम आपको बाद में रिफंड कर देंगे, ठीक है। ये सब होगा कोई तरीका, मतलब कि कैसे चलता होगा, पर वो एलिजिबल इस तरीके से पता लग जाता है कि अच्छा हाँ इतना पैसा तो वो डिपॉजिट ही करवा रहे हैं। तो कोई भी अनशंट बंदा जिसके पास क्वालिटी नहीं है या जिसको नहीं आता, तो वो बंदा ये बिड जल्दी सबमिट ही नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स दी अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड इन अ टाइमली मैनर, राइट। देन यू हैव द प्रोसेस ऑफ टेंडरिंग इज फॉर्मल एंड लीगली बाइंड्स द पर्सन एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर अवॉर्डिंग ऑफ टेंडर। यहाँ तक सब समझ में आ रहा है ना। जैसे टेंडर मिल गया वो बंदा लीगली बाइंड हो जाएगा, फिर उसको वो काम उस प्राइस पर वैसे तरीके से करना है। द प्रोसेस ऑफ इन्वाइटिंग टेंडर एम्पावर्स द टेंडर इशूइंग अथॉरिटी टू फाइनलाइज द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द टेंडर इंडिपेंडेंटली। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे टेंडर्स आए सारे, ठीक है, वो टेंडर्स को स्क्रूटनाइज करने के लिए, टेंडर्स को जज करने के लिए एकदम ही इंडिपेंडेंट बंदा आएगा, ठीक है। वो ना ही गवर्नमेंट का वो बंदा होगा जिसको ये काम चाहिए, ना ही कोई और बंदा होगा, एक इंडिपेंडेंट बंदा अपॉइंट किया जाएगा। वो इंडिपेंडेंट बंदे का ये काम होगा कि सारा टेंडर के एप्लीकेशंस चेक करना, सब कुछ प्रॉपर है नहीं है, सही तरीके से दिया है कि नहीं दिया है, कुछ करप्शन या कुछ घपला तो नहीं हो रहा, सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे लोग। तो वो फाइनलाइज करेंगे टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द टेंडर इंडिपेंडेंटली। हाउएवर द कंडीशंस ऑफ द टेंडर शुड कंप्लाई विद द स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, शुड नॉट बी अनरीजनेबल एंड आर्बिट्ररी ऑफ कोर्स, है ना। तो जो भी टेंडर एप्लीकेशन के प्रोसेस, कंडीशंस और स्क्रूटनाइज करने का काम एक इंडिपेंडेंट इंसान का होगा। साथ ही साथ जो टर्म्स एंड कंडीशंस आप रखोगे टेंडर मंगवाने के लिए, वो वाली कंडीशंस तुम्हारी जो है ना वो रेगुलेटरी अथॉरिटी के हिसाब से होनी चाहिए, ऑफ कोर्स। कि मतलब ऐसे इलीगल कंडीशंस नहीं होनी चाहिए कि इतना होगा तो तुम्हें ऐसा काम करना है वैसा काम करना है, नहीं। साथ ही साथ वो अनरीजनेबल भी नहीं होनी चाहिए। तो कंडीशंस रखने की अथॉरिटी तुम पर है, पर ये भी तुम्हें बोला गया है कि कंडीशंस अनरीजनेबल, आर्बिट्ररी या आउटसाइड द लीगल अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक सेट है, सिंपल। बहुत ज़्यादा इसमें ना इतना वो घुसना मत टॉपिक में अंदर, ऊपर ऊपर से इसको बस पढ़ के निकल लो, ऐसा है। नेक्स्ट यू हैव अ केस लॉ, जिसके बस 3-4 लाइन आगे है, वही पढ़नी है। केस लॉ में क्या लिखा है, इन केस ऑफ टाटा सेल्युलर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इट वॉज ऑब्जर्व्ड दैट द टर्म्स ऑफ द इन्विटेशन टू टेंडर कैन नॉट बी ओपन टू जुडिशियल स्क्रूटनी। समझ में आ रहा है, बिकॉज द इन्विटेशन टू टेंडर इज़ इन द रेलम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आया कुछ समझ, थोड़ा बहुत है ना। हम जब टेंडर के बारे में बात करते हैं, हम ऐसे बोलते हैं कि जो भी आपके टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे टेंडर के, टेंडर को इनवाइट करने के कंडीशंस होंगे, ये टर्म्स ऑफ इनविटेशन होंगे, वो है ना कोई जुडिशियल स्क्रूटनी यानी कि जुडिशियल चेक के अंदर नहीं आते। कैसे, मेरे बोलने की ये मतलब है कि भाई ये कोई लॉ, कोई लीगल है या नहीं है, नेचुरल जस्टिस है या नहीं है, ये इसके अंदर नहीं आ रहा। ये क्या आ रहा है कि दोनों पार्टीज़ के एग्रीमेंट के ऊपर है कि इफ़ बोथ द पार्टीज अग्री टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन देन बी डन।
आ रहा है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि दिस इज़ नॉट अंडर द जुडिशियल स्क्रूटनी, कोई कोर्ट का इसमें लेना देना नहीं है, बिकॉज इन्विटेशन टू टेंडर इज़ इन द रेलम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ के हिसाब से आपके काम होते हैं। अब जैसे अगर तुम बोलोगे कि टू पार्टीज एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, तो वो बंदे के बीच में आपस की टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। अगर इस बंदे को, एक पर्सन को, कोई गाड़ी जो 50 लाख की है वो उसको 2 रुपये में बेचनी मंजूर है, तो मंजूर है। तो इसमें जुडिशियरी, जुडिशियल फोर्सेस, जस्टिस का लेना देना कोई नहीं है। द टर्म्स एंड कंडीशंस विच आर एग्रीड टू बोथ द पार्टीज, उनके ऊपर बात हो रही है, राइट। तो दिस इज नॉट इंटायरली इनसाइड द जुडिशियल परव्यू। ऑफ कोर्स कोई डिस्प्यूट होगा तो हम जुडिशरी का साथ मतलब देंगे, पर साथ के साथ द एंटायर थिंग इज बाइंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट लॉ। आ रहा है, सेट है ना। उसके बाद उन्होंने बोला नॉर्मली स्पीकिंग द डिसीजन इज़ टू एक्सेप्ट द टेंडर और अवॉर्ड द कॉन्ट्रैक्ट इज़ रीच्ड बाय प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन थ्रू सेवरल टीयर्स, यानी कि इसे बहुत सारे अलग अलग लेवल होते हैं। हर लेवल पे हम लोग सिलेक्ट करते हैं कि ये बंदा सिलेक्ट करना है, ये नहीं करना है, ये इतने टाइम में हमें काम करके देगा। तो ये फर्स्ट लेवल, कौन कौन बंदा इतने टाइम में काम करने में नहीं देगा, ये लोग नहीं करके देंगे, चलो इनको निकालो। फिर आगे कौन ये प्रोजेक्ट किस क्वालिटी का सामान देगा, अगर ये नहीं दे रहा है, एक्वायर्ड क्वालिटी नहीं दे रहा है, इतने टाइम में नहीं काम करके दे रहा है, इनको निकाल लो। ऐसे करके अलग अलग प्रोसेस होगा। जैसे इंटरव्यू होता है तो स्क्रूटनाइज होगा अलग अलग प्रोसेस में, हर टीयर में कुछ बंदे निकलते जाएंगे और इवेंचुअली आप एक बंदा सेलेक्ट करोगे आफ्टर द ड्यू कंसिडरेशन ऑफ ऑल ऑफ देम। अरे तो यही है यहाँ पर, थ्रू सेवरल टाइज मोर ऑफन देन नॉट सच डिसीजन आर मेड क्वालिटेटिवली बाय एक्सपर्ट्स। ठीक है, सेट। कुछ डाउट है यहाँ तक? बस इतना इतना मेन जरूरी है यहाँ कर। तो स्टैंडर्ड बिड सबमिट होती है, टेंडर मिलता है, उस टेंडर के हिसाब से हमने बोला कि भाई सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट लॉ के हिसाब से होता है, जुडिशियली इतना ज़्यादा नहीं होता है। एवरीथिंग इज़ डन एज पर द लॉ, चेक्ड बाय द एन इंडिपेंडेंट पर्सन। साथ के साथ सारा कुछ प्रोसेस जो होगा वो प्रॉपरली स्क्रूटनाइज होगा। पर वो जो स्क्रूटनाइज होने के बाद भी वो ये चीज़ बोल रहे हैं कि टर्म्स एंड कंडीशंस आर्बिट्ररी या अनरीजनेबल नहीं हो सकती हैं, बाकी आपकी मर्जी है कि आप क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रख रहे हो। सेट है यहाँ तक? अगला अभी इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन फॉर प्रिपेयरिंग अ डॉक्यूमेंट फॉर टेंडरिंग प्रोसेस। ठीक है, इसका मतलब वो जो अगर आपको बिड सबमिट करनी है ना, इफ़ यू वांट टू सबमिट अ बिड, यानी कि वो बिड एप्लीकेशन के डॉक्यूमेंट में क्या क्या कंटेंट होगा, ये उसके बारे में बात की गई है। ये गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट नहीं है, ये तुम्हारा डॉक्यूमेंट है जो तुम सबमिट करोगे गवर्नमेंट को टू टेक दैट टेंडर, टू विन दैट टेंडर। टेंडर्स को पता है अवार्ड बोला जाता है हमेशा, टेंडर अवार्ड होता है, टेंडर मिलता है। जैसे हम बोलते हैं ना मेरे को ये टेंडर अवार्ड हुआ है। अवार्ड क्यों होता है कि बहुत बड़ा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, उसके बाद से तुम्हारा नाम हो जाएगा, अगर तुमने अच्छे से काम कर दिया कल को तुम्हारे को और काम मिलेगा, ये सब। तो गवर्नमेंट के टेंडर्स अवार्ड होते हैं, उसके लिए आप अपनी बिड सबमिट करते हो। उस बिड में आप अपनी चीज़ें बताओगे कि मैं ये प्रोडक्ट, ये स्पेसिफिकेशन, इतने टाइम में, क्या मेरे डिलीवरेबल्स हैं उसके अलावा क्या पैसे लूँगा मैं, सारा कुछ। ठीक है, चलो। नेम एंड एड्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्या लिखा है पहला पढ़ो ना प्लीज़। हाँ, तो फिर अगला उसमें है क्या कि पहले कि भाई हाँ जो बंदा बिड सबमिट कर रहा है उसका नाम, एड्रेस, ये सब हुआ। उसके बाद तुम्हारा सेकंड क्या है, सब्जेक्ट टू द सब्जेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, कि एग्जैक्टली आप कौन से बिड सबमिट कर रहे हो और क्या सबमिट करो। सब्जेक्ट ऑफ द टेंडर डॉक्यूमेंट इज टू बी मेंशन्ड इन क्लियर एंड कम्प्रिहेंसिव मैनर। यहाँ तक सही। देन यू हैव थर्ड, इंडेक्स ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट्स। ऑफ कोर्स अगर टेंडर डॉक्यूमेंट बहुत लंबा चौड़ा है तो एक इंडेक्स भी बना दो, 2 पेज का, 1 पेज का, तो ऑफ कोर्स ज़रूरत नहीं है। देन यू हैव इंपॉर्टेंट डेट्स एंड नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन सच एज टेंडर पब्लिकेशन डेट, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर सेंडिंग प्री बिड क्वेरीज, ये सब शुड बी प्रोवाइडेड इन द टेंडर डॉक्यूमेंट। सारा कुछ जो टेंडर डॉक्यूमेंट में आपको सब कुछ आप प्रोवाइड करोगे कि ये मेरी लास्ट डेट थी, इस हिसाब से मैंने यहाँ पर कर दिया है। जो तुमने जैसे देख क्या होता है ना कि तुम ऐसा समझ रहे हो कि टेंडर डॉक्यूमेंट की लास्ट डेट मैं क्यों बता रही हूँ, समझ रहा है दिमाग की कहाँ से क्या क्वेरी आनी चाहिए, राइट। अब है ना गवर्नमेंट ऐसा थोड़ी है कि एक ही टेंडर इशू कर रही है, गवर्नमेंट बहुत सारे टेंडर्स बहुत बार इशू करती रहती है, राइट। कहीं पर कोई ब्रिज बन रहा है, कहीं पर कोई हॉस्पिटल की कुछ बेड्स बन रहे हैं, कहीं पर कुछ और, कहीं ऐसे अलग अलग टेंडर्स इशू होते हैं। तो इसीलिए ही ना आप किस टेंडर के लिए अपनी कौन सी बिड कोट कर रहे हो वो भी आप बता ही दो गवर्नमेंट को, कि वो अपना कागज़ ढूंढेंगे। इससे अच्छा कि तुम ही बता दो कि देखो तुमने ये वाला टेंडर इशू किया था, इस टेंडर के हिसाब से मैं अपनी ये वाली बिड सबमिट कर रहा हूँ। आया समझ?
तो वो तुम्हारा हो गया। फिर प्री बिड मीटिंग डेट, वेन्यू, सब कुछ तुम अपना सेट करके उनको बता दोगे कि ये तारीख तक मैं आ जाऊँगा, अगर आप मिलते हो तो जो भी, क्योंकि इसमें कुछ दिया नहीं तो हम तुक्का ही मार रहे हैं कि ये बताना होता होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट तुम्हारा है डिस्क्लेमर क्लॉज। डिस्क्लेमर क्लॉज विद रिस्पेक्ट टू रिजर्वेशंस और ऑब्जर्वेशंस ऑन द टेंडर डॉक्यूमेंट शुड बी प्लेस्ड इन द टेंडर डॉक्यूमेंट, कि ये चीज़ कोई डिस्क्लेमर की कुछ एक्स्ट्रा मुझे बताना है कि ये चीज़ ऐसी ही मिलेगी या वैसा नहीं मिलेगा, ये टाइम तक हो सकता है, यहाँ तक नहीं हो सकता। एक रिजर्वेशन दे दो कि फॉर एग्जाम्पल मैंने तुम्हें बोला कि मैं तुम्हें कंस्ट्रक्शन करके दूंगी, पर मेरे पास है ना कोई भी वो नहीं है, कोई मशीन नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, तो मेरे को डिस्क्लेमर देना है कि दीज मशीन्स विल बी लीज्ड फ्रॉम दिस पर्सन। तो ये डिस्क्लेमर है कि आई एम नॉट द ओनर ऑफ द मशीन विच विल बी यूज टू कंडक्ट द प्रोसेस। ऐसे बेसिक कुछ कुछ होता होगा, कुछ अभी क्या है, मैं बस हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स दे रही हूँ जस्ट टू एक्सप्लेन कि टॉपिक क्या बोल रहा है। ऐसा ही होता है, वैसा ही होता है, ऐसा मुझे नहीं पता, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव जॉब डिस्क्रिप्शन। एग्जैक्टली आप बताओ, द जॉब डिस्क्रिप्शन इन डिटेल शुड बी मेंशन्ड इन द टेंडर डॉक्यूमेंट इन ऑर्डर टू अक्वेंट द प्रोस्पेक्टिव बिडर विद द रिक्वायरमेंट अटैच्ड विद द जॉब एंड इवैल्यूएट द एंड प्रिपेयर देयर बिड्स अकॉर्डिंगली। तो देखो उल्टा फुल्टा कर दिया उन्होंने, क्योंकि पहले उन्होंने बोला उल्टा हो गया यार ये फिर वो देखो हम पढ़ क्या रहे थे अब तक, हमने अपने दिमाग में लगाया कि ये टेंडरिंग प्रोसेस का ये कंसिडरेशन करने के लिए डॉक्यूमेंट है, राइट। तो टेंडरिंग प्रोसेस में आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, ये बात होती है, राइट। इन्होंने ना उल्टा घुमा के दे दिया तुम्हें, और तुम्हें ऐसे बोला कि अगर गवर्नमेंट तुम्हें टेंडर दे रही है तो वो अपने डॉक्यूमेंट में क्या क्या देगी। समझ में आ रहा है? तुम बनाओगे क्या डॉक्यूमेंट जो तुम गवर्नमेंट को सबमिट करने वाले हो, पर इन्होंने कंटेंट किसका दिया है, जो गवर्नमेंट तुम्हें देने वाली है, ठीक। घुमा के दे दिया इन्होंने, एक चीज़ ये उल्टी कर दी उन्होंने। उसके अलावा इन्होंने ना वैसा समझ लो कि दे हैव गिवन यू द एंटायर थिंग, जिसके अंदर उन्होंने बोला कि अच्छा हाँ, बिड एप्लीकेशन जो आने वाली है ना, कि बिड एप्लीकेशन मंगवाने वाला डॉक्यूमेंट के अंदर सारी चीज़ें होनी चाहिए। ऐसा मैं तुमसे बिड्स मंगवा रही हूँ, तो जो बिड्स मैं मंगवा रही हूँ वो किस तहत, क्यों, कब तक, क्या कंटेंट, उसमें मैं तुम्हें सारी डिटेल्स दूंगी, तो ही तुम मुझे अपनी बिड प्रॉपर्ली सबमिट कर पाओगे, राइट। तो ये वैसे इन्होंने थोड़ा सा उल्टा फुल्टा कर दिया है, लेकिन डिवीजन ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट्स इन पार्ट्स, हाँ ठीक है। तब शुरू से हमने क्या पढ़ना था, थोड़ा सा उल्टा फुल्टा हुआ है ना। तो अंडरस्टैंड फ्रॉम द न्यू पर्सपेक्टिव कि एग्जैक्टली हम क्या पढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट टेंडर के हिसाब से बिड्स मंगवा रही है, मंगवाने वाला डॉक्यूमेंट का कंटेंट है, ठीक है। बिड मंगवाने के डॉक्यूमेंट का कंटेंट है, आया समझ। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बिड मंगवा रही है उसका नाम लिखोगे, क्या जॉब करवाना चाहते हैं उसका नाम लिखोगे, राइट। देन व्हाट डू यू हैव हियर, सब्जेक्ट कि भाई एग्जैक्टली क्या काम है, इंडेक्स ऑफ द टेंडर डॉक्यूमेंट कि क्या क्या तुम काम करने वाले हो, क्या क्या तुमसे एक्सपेक्ट कर रहे हो वो सब का, उसके अलावा उसका इंडेक्स आ गया। देन यू हैव इंपॉर्टेंट डेट्स कि कब तक तुम्हें ये बिड सबमिट करनी है, कब तक हमारी मीटिंग हो जानी चाहिए, कब तक क्या पैसे दे दोगे, सारा कुछ, ठीक है। यहाँ तक सही, मेकिंग सेंस मोर नाउ, यहाँ तक डन है, ठीक है। फिर तुम्हारा फिफ्थ डिस्क्लेमर क्लॉज आ गया कोई। देन यू हैव जॉब डिस्क्रिप्शन कि एग्जैक्टली तुमसे क्या क्या काम मुझे करवाना है। देन यू हैव डिवीजन ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट्स। टेंडर डॉक्यूमेंट को डिवाइड करते हैं दो पार्ट में, एक लिखा है टेक्निकल, एक लिखा है फाइनेंशियल। टेक्निकल में लिखा होता है कि एग्जैक्टली द जॉब टू बी परफॉर्म्ड, कि क्या क्या काम तुमसे एक्सपेक्टेड है, और फाइनेंशियल बिड में लिखा है कि एग्जैक्टली तुम्हारी बिड की कॉस्टिंग इसके ऊपर होएगी तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे एक्सेट्रा। तो कॉस्टिंग ऑफ द बिड्स के बारे में तुम्हारा फाइनेंशियल हो गया, और जॉब के बारे में तुम्हारा टेक्निकल हो गया, ठीक है। कॉस्टिंग के बारे में कि भाई इतना मैक्सिमम प्राइजेस या ये मिनिमम प्राइजेस जो भी, सही, यहाँ तक सेट है। नेक्स्ट डू यू हैव फीस एंड डिपॉजिट्स कि इतना पैसा तुम ऑलरेडी डिपॉजिट करोगे, अर्नेस्ट मनी है, कोई फीस है टेंडर डॉक्यूमेंट सबमिट करने की, क्या चीज़ रिफंडेबल है, क्या चीज़ नहीं रिफंडेबल है, दैट विल बी एक्सप्लेन्ड। आया समझ। अगला, कंडीशंस फॉर फोरफीचर ऑफ ईएमडी। ईएमडी इज अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट,
वो अब पिछले वाले टॉपिक में लिखा भी हुआ है, EMD को वो फॉरफिट भी हो सकता है अगर देर विल बी अ क्लॉज प्रोवाइडिंग फॉर सर्कमस्टांसेस कि कब कब EMD फॉरफिट हो सकता है. जनरल कंडीशंस in which EMD be forfeited are as under: if the bidder withdraws its bid, selected bidder delays or does not accept the purchase or work order, selected bidder fails to supply the goods as per the terms and conditions. आया? ईजी है, समझ में आ रहा है, अब सब सेट है. उसके अलावा एक प्री बिड मीटिंग होगी, उसके बारे में क्लैरिफिकेशन दे दिया, स्कोप ऑफ वर्क के बारे में बता दिया. हाँ, डिपॉजिट की तरह. अगर उसने बिड अपने आप ही विड्रॉ कर ली तो उसके पैसे की फॉर्मेलिटी बिडर जिसने बिड डाली है, नहीं मंगाया नहीं. बिडर तो वही है ना जो कोटेशन दे रहा है. जो खुद दे रहा है. जैसे बैंक गवर्नमेंट है, तू बैंक के पास जाके बिड कर दे, तूने वापस कर. बिडर वही होता है इंसान. तो उसको पैसे वापस नहीं हो जाएंगे? नहीं, उसने फिर तो आया क्यों? हम है ना वो पैसे डिपॉजिटिंग इसी तरफ से लेने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई तुम्हारी सीरियसनेस जज करने के लिए, कि या तो तू आता नहीं क्योंकि इतने सारे लोग थे, हमने तेरी बिड पे एवं ध्यान दिया, फिर ऐसे तो लोग इसलिए पैसे तुम्हारे रख लेते हैं. आया पक्का? कंफ्यूज तो नहीं होगी सारा? ठीक है यहाँ तक. आगे अब क्या है? मेंशन ऑफ टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स कि क्या क्या तुमसे टेक्निकल रिक्वायरमेंट क्या होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नेसेसरी फॉर्म्स एंड डॉक्यूमेंट्स. बस तो एक बार बस इसको बस गिव इट अ रन थ्रू कि क्या है. अब तक तुम्हें कोई डाउट तो नहीं ना? थोड़ा सा ये टॉपिक हमारा उल्टा फुल्टा हो गया इसलिए कन्फ्यूजन क्रिएट हुई है. इसमें अब तक कोई डाउट है? बताओ. ठीक है. टेंडर डॉक्यूमेंट था, प्रोसेस था, थोड़ा बहुत बताया कि टेंडर होता क्या है. उसके अलावा इन्होंने क्या चीज़ बताई? ये टर्म्स कंडीशंस भी नहीं है, ये ड्राफ्ट. ठीक है. हाँ. अब अगला लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी एंड परफॉर्मेंस गारंटी. फिर खुद ही पढ़ लेना. तो क्या पिछले साल आया था पैसा कितना? मैं देखा है बहुत बड़ा. जो पिछले साल आता है और पैसा आते नहीं है. पर तूने लेटर ऑफ क्रेडिट राइट? उधार मांग रहे हैं? नहीं. ये तो उसने भी तो दिया था हाँ हाँ केस में. हाँ. क्या? हाँ. कि क्या बोलते हैं, तुम हमारे पास कुछ गिरवी रखोगे तो हम तुम्हें लेटर ऑफ क्रेडिट ले लेंगे, तुम हमारे नाम पे किसी और बंदे से लोन ले लो. राइट. क्या तो वही ऐसे में पढ़ाते हैं. हमने ही पढ़ाया, तुमने ही पढ़ाया, तो तुम्हें याद नहीं है. तब लेटर ऑफ क्रेडिट ना यूजुअली हम इस हिसाब से पढ़ते हैं कि जब भी आपके यूजुअली ये तब काम आते हैं जब एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के अंदर एक इंडियन कंपनी होगी और एक फॉरेन कंपनी होगी. ठीक है. इंडियन जो हाँ उसमें था, एक इंडियन कंपनी होगी और एक फॉरेन कंपनी होगी. तो जो तुम्हारी फॉरेन कंपनी और इंडियन कंपनी है, इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन होने वाली है. ठीक है. पर हम अभी इनको सारा पैसा तो नहीं दे सकते हैं. हम क्रेडिट पे ट्रांजैक्शंस करते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना उस चीज़ में, हम क्रेडिट पे ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं. पर ये फॉरेन कंपनी को हम पे क्या भरोसा है कि हमें पैसे दे देंगे या हमें सामान क्रेडिट पर दे देंगे. मैं पैसा लौटाऊँ ना लौटाऊँ, क्या भरोसा है? राइट. इसीलिए ही अंडरस्टैंड, इसीलिए ही इसका एक बैंक होगा. ठीक है. इस फॉरेन कंपनी का भी एक बैंक होगा. बढ़िया. ठीक है. अब जब इन दोनों के बीच में एक ट्रांजैक्शन होगी, जिस ट्रांजैक्शन के अंदर आपका लेटर ऑफ क्रेडिट इन्वॉल्व है. ठीक है. ये जो लेटर ऑफ क्रेडिट होगा ना, वो क्या होगा? दिस बैंक, द इंडियन बैंक, विल बी इशूइंग अ लेटर ऑफ क्रेडिट टू द फॉरेन कंपनी की बैंक, जहाँ पर वो ऐसा बोलेगी, देख
तो चिंता मत कर, ये इंडियन कंपनी है और ये फॉरेन कंपनी है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को नहीं जानते, पर हम तो बैंक है ना, हम तो आपस में सब एक दूसरे को जानते हैं, राइट। तो तू चिंता मत कर, ऐसा करते हैं कि ना ये इंडियन कंपनी को जो भी सामान लेना है, जो भी गुड्स, जो भी मनी, जिस भी चीज़ की ज़रूरत है वॉटेवर, तो फॉरेन कंपनी को बोल के दे दे। मैं गारंटी, मैं एज द इंडियन बैंक एक गारंटी इशू करता हूँ, एक तरीके से एक गारंटी इशू करता हूँ कि ये पैसा सारा का सारा तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। अ लेटर ऑफ क्रेडिट सेज दैट, एक तरीके से एक ड्यू सोर्स ऑफ कंसिडरेशन भी हो गई कि देख मुझे सामान चाहिए, इंडियन कंपनी को सामान चाहिए, वो अभी बाहर पैसा नहीं दे सकती है, पर बाहर की कंपनी को इस पर भरोसा तो नहीं है, तो मैंने इंडिया के बैंक में बोला कि प्लीज़ आपको तो मेरे पे भरोसा है ना, हम तो सब लोग इंडिया के ही हैं, अगर कल को कुछ गलती हुई तो तुम तो मुझे पकड़ कर लेकर भी जा सकते हो, इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी में प्रॉब्लम हो जाएगी, वो आपस में एक दूसरे को पकड़ नहीं सकते, केस नहीं कर सकते, बहुत कुछ गड़बड़ है, डिफ़िकल्ट टीडियस प्रोसेस, मुश्किल एक्सपेंसिव प्रोसेस, वॉटेवर, ठीक है। इंडिया में अगर आपने किसी से कोई लोन लिया और चुकाया नहीं तो कोई भी बंदा आ जाएगा, वसूली कोई भी करने आ जाएगा, राइट। इट इज़ ईजियर टू गेट द मनी विद इन इंडिया। यहाँ तक समझ में आ गया, तभी तो सारे बंदे पैसा की घपला करके बाहर भागते हैं, क्योंकि बाहर पकड़ना मुश्किल है। यहाँ तक सब सही। अब इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी के बीच में बात हो रही है, शुरू से हम कर रहे हैं, इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी के बीच में बात हो रही है। यहाँ इंडियन कंपनी के पास, कुछ कंपनी का नाम बता दो ना, तो ऐसे कर लेते हैं, मैं हिंदू कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जो अपनी हिंदू वाली कंपनी है, इस कंपनी के पास पैसे नहीं हैं बाहर देने के लिए, ठीक, यहाँ तक सही। फिर हिंदू कंपनी ने क्या किया ना, अपनी बैंक को अप्रोच किया कि यार देख तू मुझे लोन दे दे, तू बता दे ना कि यार मेरे पास पैसे नहीं हैं और तू मेरे को जानता है, तो तू मेरे को लोन दे दे, राइट, मैं बाद में इनको रिटर्न कर दूंगा, पर पैसा बैंक को इसको थोड़ी देना है, पैसा तो इसको देना है ना, राइट। और इंडिया से पैसा बाहर जाने का भी कोई सेंस नहीं बनता, राइट। तो ये लोग, इंडिया की बैंक एक लेटर इशू करेगी, जिस लेटर को लेटर ऑफ क्रेडिट बोला जाएगा। ये लेटर जब इशू होगा, ये बैंक इस कंपनी के बैंक को दे देगी और बोलेगी कि यार फंड्स रिलीज़ कर देना, दे देना पैसा इसको। आया समझ? सो ऑल द पेमेंट्स, एक तरीके से ऑल द पेमेंट्स विच आर टू बी मेड टू द फॉरेन कंपनी, ठीक है, विल बी मेड बाय वे ऑफ अ लेटर ऑफ क्रेडिट। मान लो अब XYZ कंपनी है इंडिया में और एक INC कंपनी है बाहर की, ठीक है, यहाँ से ये एक्सपोर्टर है, इससे मुझे गुड्स खरीदने हैं, राइट, एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स खरीदने हैं और इस कंपनी को मनी देना है, ठीक है, राइट। सारी मनी ट्रांजैक्शंस होती है बैंक के थ्रू, राइट। तो मेरे पास पैसा है देने को नहीं, मैं अपनी बैंक को बोलूँगी कि एक LOC दे, ये LOC मैं इसको दे दूँगी, सो ये नहीं देना पड़ेगा। आया समझ? अब सेट है एकदम, कोई डाउट है कहीं पर भी? तो आई कैन टेक द गुड्स एंड गिव देम अ लेटर ऑफ क्रेडिट, टेक द गुड्स गिव देम अ लेटर ऑफ क्रेडिट, ऐसे ही चलता रहे। साथ साथ ट्रांसफर होते हैं बाद में होते हैं, डिपेंड करता है क्या कब कैसे होगा। जब ये बैंक यहाँ पर इस कंपनी, इसमें ये होता है ना बाद में होता है, तो इसमें LOC इशू कर दी, तो अगर इंडियन कंपनी पैसे नहीं दे रही तो बैंक उसको हाँ आया, यहाँ तक सब क्लियर है, अब तक डन है, राइट। अब जब वो जो PNB बोल रहे हैं, उस PNB केस में यही हुआ, मेहुल चौकसी वाले के, नहीं उसमें जिसने घपला करा था वो बैंक के, वो बैंक वो अलग था, वो ब्रोकर है ना हर्षद मेहता, तो ब्रोकर के हिसाब से हुआ था। जो बैंक के बीच में, दो बैंक के बीच में ट्रांसफर होते हैं पैसे, हाँ वो ये नहीं था। यहाँ तक सब समझ में आ गया। अब XYZ जो कंपनी है इंडिया वाली, उसने अपने बैंक को बोला कि एक LOC दे, ठीक है। आउट ऑफ द कंटेक्स्ट थोड़ा सा एक बार बस मैं समझा रही हूँ, जो ये PNB बोल रहे हैं ना, PNB में यही हुआ था कि बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करती है, पर XYZ को PNB को कुछ मॉर्गेज देना पड़ता है। ऐसे कैसे बैंक इतनी बड़ी कंपनी को, बाहर की कंपनी को गारंटी दे दे मेरे बिहाफ पर, राइट। बैंक्स ये कर देती है आसानी से, क्यों कर देती है? क्योंकि उनके हिसाब से कुछ भी नहीं जा रहा, पैसा इसको चाहिए, देना भी इसको है, रिलीज़ जो लोन दे रहा है वो भी ये कंपनी दे रही है, ये बैंक दे रही है, इसको तो खाली बोलना है ना, हाँ दे देगा, चिंता मत कर,
और तो कुछ नहीं करना, इसको सिर्फ बोलना है, गारंटी देनी है बाय वे ऑफ अ लेटर ऑफ क्रेडिट, राइट। ऐसा बैंक नहीं दे रहा ना, बस बैंक बोल रहा है बोल रहा है हाँ गारंटी, हाँ कि तू तो मेरे को जानता है भाई, हम दोनों तो ऐसे XYZ नहीं है जो मर्जी हो। नहीं, जो मर्जी में अगर वो नहीं देगा तो बैंक में देगा। हाँ देना इसी नहीं है, अगर ये डिफ़ॉल्ट करता है कल को तो ऑफकोर्स क्योंकि इसने गारंटी दी है, जैसे तू कह रही है गारंटी दी है ना। अगर मैंने बोल दिया कि भाई हाँ जयश्री को लोन दे दो, अगर ये नहीं देती तो मैं पे करूँगी, तूने नहीं पे किया तो फिर दूसरा बंदा मुझे ही पकड़ेगा कि तू नहीं बोला था, तेरे भरोसे पे लोन दिया, अब तू पैसे चुका। तो एग्जैक्टली यहाँ पर यही हो रहा है। पीएनबी के केस में भी यही हुआ था, XYZ बैंक के पास गए, पीएनबी के पास गया मेहुल चोकसी, बोला कि यार लेटर ऑफ क्रेडिट दे दे मेरे को, मैं बाहर से कुछ सामान उठा रहा हूँ वॉटेवर, ठीक है। तो इसने गुड्स ले लिए और सामने मनी के बदले क्या दिया, लेटर ऑफ क्रेडिट, मनी के बदले क्या दिया, लेटर ऑफ क्रेडिट। ये करते रहे, पर जब बहुत सारे भर भर के लेटर ऑफ क्रेडिट्स हो गए ना, तब पता लगा कि इतना पैसा तो कहीं पर है ही नहीं इनका, ना उसके ना उस मेहुल चौकसी के पास खुद के पास था, ना पीएनबी में उसके अकाउंट के पास था, कहीं पर भी नहीं था। फिर लेटर ऑन रियलाइज़ हुआ कि अरे ऐसा है, बहुत टाइम से ऐसा है। यहाँ पर जब भी आप लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करवाते हो बैंक से, तो आप बैंक के पास कुछ मॉर्गेज रखते हो, उन्होंने कभी भी मॉर्गेज नहीं रखा, ठीक है, बस बाय वे ऑफ रिलेशंस कि चलो अच्छे बैंक के साथ है और मेहुल चोकसी तो बड़ा बंदा है, डायमंड का काम करता है, तो कोई बात नहीं, तो पैसे दे ही देगा। मैनेजर को दिया था मेरा, ये भी। ठीक है यहाँ तक। तो अब ये आउट ऑफ द कंटेक्स्ट, पर हमें लेटर ऑफ क्रेडिट समझ में आ गया। तो लेटर ऑफ क्रेडिट इज़ अ क्रेडिट इशूड बाय अ इशूइंग बैंक टू दिस बैंक, इस बैंक को सब चीज़ों का नाम है, टू दिस बैंक confirming the payment of by the XYZ company, ठीक है, giving a guarantee if this does not pay I will pay। आया सब बताओ कुछ। बैंक बोलते हैं उसको कन्फर्मिंग बैंक बोलते हैं, हाँ कन्फर्मिंग बैंक बोलते हैं। यहाँ तक ठीक है, एक बार रीड करें क्या। कन्फर्मिंग बैंक नहीं बोलते, एडवाइजिंग बैंक बोलते हैं उसको, फॉरेन बैंक को। कन्फर्मिंग बैंक एक और जो बैंक की भी बैंक गारंटी देती है टाइप का, ठीक, पढ़ते हैं ओके। तो पहला तुम्हारा लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या दिया हुआ है, लेटर ऑफ क्रेडिट ऑल्सो नोन एज डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट इज अ पेमेंट मैकेनिज्म यूज स्पेशली इन इंटरनेशनल ट्रेड इन एन LSC बायर्स बैंक इंडियन कंपनी की बैंक के बारे में बोला, अंडरटेक्स टू मेक पेमेंट टू सेलर ऑन प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स स्टिपुलेटेड इन द डॉक्यूमेंट ऑफ LC, ठीक है। बायर्स बैंक बोलती है कि अपॉन रिप्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स या जो भी मैं तुम्हें पेमेंट करूँगी, पर क्या किधर कैसे हो रहा है देखो। LC प्लेज, ये थर्ड पॉइंट वैसे रहने दो, काम का नहीं है, इंटरनेशनल रोल ट्रेड फालतू पॉइंट है। अगले आ जाओ। इन मोस्ट ऑफ द केसेस द एक्सपोर्टर्स यानी कि सेलर्स आर पर्सनली नॉट एक्वेंटेड विद द इम्पोर्टर्स, है ना। फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी को नहीं जानती, दे आर नॉट एक्वेंटेड, जानकार नहीं है, आपस में मिले जुले नहीं हैं। तो फिर इन दैट केस in such cases the exporters bear great risk if they draw bills on importers after having dispatched the goods as per their orders, because if the later it defaults in accepting the bills or making the payment, the exporter will suffer heavy losses, right। मतलब क्या हुआ देखो, फॉरेन कंपनी से मैंने कोई सामान मंगवाया, यहाँ से सामान एक्सपोर्ट हो गया, प्लेन में चढ़ गया, ठीक है, अब निकल गया, यहाँ से इंडियन कंपनी बोलती है अरे मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं तो नहीं दे सकती, राइट। तो अगर इसने बाद में मना किया तो इसको तो खर्चा लग गया ना, और सामान एक बार यहाँ पहुँच जाएगा, वहाँ जाके जब्त भी हो गया, जो भी हो गया, मेन खर्चा तो हो गया सामान भिजवाने का, पूरे सामान की कॉस्ट, वो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, सब कुछ खर्चा हो गया, राइट। तो बिकॉज ऑफ दिस क्या किया जाता है, द इंडियन कंपनी गेट्स अ लेटर ऑफ क्रेडिट इशूड टू द फॉरेन कंपनी, उसको बोलें कि देख मैं तेरे को पैसे दे दूंगा, तो सामान तो भिजवा दे, तो सामान भेजेगा, मैं उसको बेचूंगी तो जाके तो मुझे पैसे कमाऊंगी, तभी तो पैसे कमा कर तेरे को पैसे दूंगी, तो अभी तो मेरे पास नहीं है। तो बोलते तो फिर अभी क्या करें, अभी लेटर ऑफ क्रेडिट दे देते हैं। आया ठीक है। तो ये लेटर ऑफ क्रेडिट इसी चक्कर में किया जाता था कि हाँ चलो और कुछ नहीं तो बैंक के पास तो पैसा होता ही है, बैंक पे भरोसा कर लेते हैं, ठीक है। टू अवॉइड सच रिस्क एक्सपोर्टर्स आस्क द इम्पोर्टर टू अरेंज अ लेटर ऑफ क्रेडिट फ्रॉम देयर बैंकर इन फेवर ऑफ देमसेल्व्स, है ना। देमसेल्व्स यानी कि फॉरेन कंपनी के नाम पर एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया जाएगा। बढ़िया, सेट। सो ऑन द बेसिस ऑफ विच गुड्स मे बी एक्सपोर्टेड टू द फॉरेन इम्पोर्टर्स।
आया है, यहाँ तक डन है। कुछ बताओ अभी कहीं पर ऐसी गड़बड़ आ रही है? अगला, पार्टीज टू लेटर ऑफ क्रेडिट, कौन कौन बंदा हो सकता है, राइट। पहला, देयर आर फॉलोइंग पार्टी मेन पार्टीज टू द एलसी ट्रांजैक्शन। पहला उन्होंने एप्लीकेंट बैंक लिखा है ना फर्स्ट में, सबकी किताब में एप्लीकेंट बैंक है, उस बैंक को कट कर दो, सिर्फ एप्लीकेंट। एप्लीकेंट कौन? इंडियन कंपनी, ठीक है। तो एप्लीकेंट और ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द ऑपरेटर ऑफ एलसी, ठीक है, एलसी इशू करवाने वाला। द बैंक ओपन्स एलसी ऑन बिहाफ ऑफ द एप्लीकेंट कस्टमर, मतलब ये हिंदू वाला हिंदू हाँ हिंदू वाला, ठीक है। एलसी ऑन बिहाफ ऑफ द एप्लीकेंट कस्टमर हु इज़ बायर और इम्पोर्टर ऑफ गुड्स। आ गया, सेट, क्लैरिटी, शाबाश। अगला, इशूइंग बैंक। इशूइंग बैंक कौन? इंडियन कंपनी की बैंक। क्या हो गया? हाँ, मेरे में ऐसे ही है issuing bank is a bank which opens LC and undertakes to make payment to the beneficiary। beneficiary कौन? फॉरेन कंपनी, INC वाली जो है, ठीक है। ऑन सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एज पर द टर्म्स ऑफ द LC। बताओ, एक एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, यहाँ पर ये चीज़ याद होनी चाहिए, अच्छा टॉपिक है ये, ठीक। यहाँ तक डन। उसके बाद अगला, बेनिफिशियरी कौन? शाबाश, बस शाबाश, ख़त्म। एडवाइसिंग बैंक फॉर फॉरेन कंपनी की बैंक, हाँ। Advising bank is the bank through whom LC is advised to the beneficiary, normally it is located in the seller's location or country, है ना, डन। अगला, in addition to the above 4, ये मेन 4 हैं, उसके अलावा ये लोग ने और एक्स्ट्रा ज़बरदस्ती डाल दी है अंदर कि ये पार्टीज भी हो सकती है, मर्जी है, ठीक। उसमें पहला उन्होंने है कन्फर्मिंग बैंक। कन्फर्मिंग बैंक का क्या कॉन्सेप्ट है? देखो, इंडियन कंपनी थी, इसे छोटी सी कोई, उसने अपनी ही कंपनी में कोई वो बैंक से शुरू से ना, देना बैंक, लेना बैंक, कुछ तो देना बैंक शुरू हुई थी, पता है, एक छोटे छोटे बैंक छोटी छोटी बैंक्स थी, ठीक है। तो इसने ना, हिंदू वाली कंपनी ने अपनी कोई एक बैंक को बोला कि यार भाई एक लेटर ऑफ क्रेडिट दे दे, इसने इशू कर दिया बढ़िया से, राइट। अभी ये लेटर ऑफ क्रेडिट लेकर ये हम लोग बैंक के पास गए और फॉरेन कंपनी के नाम पर इशू हुआ, राइट। तो यह बैंक बोली, ये कौन सी बैंक है? तुझ मेरे को नहीं पता, मेरे को तुम पे भरोसा नहीं है, तुम बैंक ऐसी लाओ ना जिसमें मैं भरोसा कर पाऊँ। तुम तो बैंक भी ऐसे ले आए कि जिसका नाम नहीं सुना मैंने, तो मेरे को उस बैंक पे भरोसा नहीं है। फिर ये लोग है ना एक कन्फर्मिंग बैंक बनाते हैं, वो कन्फर्मिंग बैंक इस बैंक को कन्फर्म करती है कि नहीं नहीं ये बैंक अच्छी है, मुझे पता है, ठीक है। उसके ऊपर पेमेंट गारंटी नहीं आ रही है, बस वो कन्फर्म करे कि दिस बैंक इज़ अ लेजिट बैंक। फिर बाद में होगा क्या, कुछ डिफ़ॉल्ट हो गया तो उसके बारे में लिखा नहीं है खास, तो क्या केस होगा क्या नहीं। बट कन्फर्मिंग एज अ बैंक इज़ अ बैंक विच गिव्स confirmation about the authentication of the Indian company's bank, about the issuing bank, है ना। confirming bank gives authentication about the issuing bank। यहाँ तक डन है। ये confirming bank usually फॉरेन कंट्री में होती है, ठीक है। यहाँ तक डन। यूजुअल कोर्सेज में, ज़रूरी नहीं है। तो कन्फर्मिंग बैंक, द बैंक विच एडिशन टू द एलसी इशूइंग बैंक अंडरटेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेमेंट अंडर द एलसी। दिस इज रिक्वायर्ड सिंस द एलसी इशूइंग बैंक में नॉट बी नोन टू द एक्सपोर्टर एंड ही देयरफॉर नीड्स रेप्यूटेड बैंक फ्रॉम हिज कंट्री टू ऐड कन्फर्मेशन टू द एलसी। रेप्यूटेड बैंक फ्रॉम हिज कंट्री, है ना, यानी कि कन्फर्मिंग बैंक बहुत बार यहीं पर ही फॉरेन कंट्री वाली जगह पर ही होगी जहाँ पर फॉरेन कंपनी है। यहाँ तक सब सही। अगला तुम्हारा क्या बोल रहा है? नेगोशिएटिंग बैंक। नेगोशिएटिंग बैंक कुछ नहीं है, दोनों बैंक को मिलाने वाली, ये विचोला है और कुछ नहीं है। अगला पेइंग बैंक। यार पेइंग बैंक है ना, और अगर इसमें नहीं पैसे बंदे उसके पास नहीं है तो बोल देगा कि मेरी जगह ये कर दो। नहीं फिर वो क्यों नहीं, रुको देखो क्या हुआ, समझो यहाँ पर अब क्या हो रहा है। अब है ना, मान लो डिफ़ॉल्ट हो गया, गलती हो गई, डिफ़ॉल्ट हो गया, प्रॉब्लम हो गई, तो अब इस बैंक के ऊपर आ गया ना जिम्मेदारी कि पेमेंट करना पड़ेगा तुझे। जब पेमेंट इंडिया से बाहर जाएगा तो FDI, फॉरेन करेंसी, फॉरेन रिजर्व, डॉलर करवाना, ये करवाना, पैसा लगेगा, महंगा हो जाएगा। सुन रही है? ठीक है, महंगा हो जाएगा, सारा कुछ बाहर जाने का, एडिशनल कॉस्ट, कन्वर्जन का, सब कुछ। तो इधर से पैसा यहाँ जाने के बदले हम ऐसा करते हैं, हम एक बैंक चूज़ करते हैं जो आउटसाइड इंडिया है, ठीक है।
एक बैंक चूज़ करते हैं जो आउटसाइड इंडिया है। आया समझ? मान लो ये और कोई नहीं HDFC है, ठीक है। ये HDFC इंडिया में भी तो है ना, एक इंडिया में भी तो HDFC बैंक है, राइट। तो मैंने इंडिया की बैंक ने यानी कि इशूइंग बैंक ने बोला बाहर HDFC को, देख भाई तू तो बाहर ही है और तेरे पास तो डॉलर ही है, तू पेमेंट कर दे, ठीक है। फिर बोलता ये तो क्या बात हो गई, फिर मैं थोड़ी पेमेंट करूँगा, आई एम नॉट लाइबल, हाउ विल आई पे, वाई विल आई पे, हु विल आई रिकवर फ्रॉम। तो बोलता तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ कन्वर्जन का एक्सपेंस घटवाना है। तो ऐसा करते हैं तू वहाँ पेमेंट कर दे, मैं यहाँ HDFC को पेमेंट कर देता हूँ। आया समझ? नहीं आया? देख इसका मैं अलग कलर कर देती हूँ तो शायद यहाँ तक पीछे का सब कुछ डन है ना, ठीक है। अब नाउ पेमेंट्स वर टू बी मेड, राइट, एंड डिफ़ॉल्ट ऑकर्ड। बढ़िया, अगर अब डिफ़ॉल्ट हो गया है तो अब इस बैंक की जिम्मेदारी बन जाएगी बाहर फॉरेन कंपनी को पे करने की, पर अगर जाएगा तो रुपीज़ से डॉलर में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, इसमें एक्सपेंस लगेगा। यहाँ तक ठीक है, हमें समझ में आ गया। अब ये बैंक बोला इतना खर्चा हो ही गया है तो थोड़ा सा तो बचा लेते हैं, कुछ तो ऐसा कर लें कि बच जाए। तो इसने बात किया अपने दोस्त से जो बाहर था, HDFC बैंक। इसकी खुद की ब्रांच है या कोई और दूसरी बैंक? कोई और भी हो सकती है, खुद की भी हो सकती है, कोई और भी हो सकती है। खुद की वैसे नहीं होगी, नहीं तो पेमेंट बैंक का इशू ही नहीं आता, वो अपनी बैंक को बोलती है और फिर उसको किसी को पैसे देने नहीं पड़ते, ठीक है। मतलब इंडियन बैंक ने बाहर अपने दोस्त से बात करी। हाँ, अब मान ले इंडियन बैंक जो है ना ICICI है, ठीक है, ठीक है। उसने बाहर बात करी HDFC से कि देख भाई हम तो बहुत टाइम से ये बिज़नेस में है, राइट, और मेरे ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आन पड़ी है, मुझे पैसे देने पड़ रहे हैं, तो यार ऐसा करेगा, तू तो बाहर ही है और मैं रुपीज़ से डॉलर में कन्वर्ट करवाया तो रेट बहुत ख़तरनाक चल रहा है, ज़्यादा पैसे लग जाएंगे, तू बाहर ही है, तेरे पास डॉलर ही है, तू दे दे, राइट। तो HDFC बोला देख मैं दे तो दूंगा, पर पैसे की बात आती तो दोस्ती ख़राब होती है। तो वो बोला कि तू चिंता मत कर, तेरा यहाँ पर HDFC है ना इंडिया में, राइट, तो मैं यहाँ पेमेंट दे देता हूँ, तू वहाँ दे दे, तो HDFC के पास पैसा तो है ना। आया समझ? तो हमने क्या किया, हमने इसका पंगा कटवा दिया। आया समझ? मेरे को रुपीज़ से डॉलर कन्वर्ट करवाना नहीं पड़ा, मैंने यहाँ से यहाँ दे दिया और यहाँ से यहाँ पैसा इनके पास चला गया। आया? तो ये हमारा पेइंग बैंक, ये पेइंग बैंक है, ये पर पेइंग। इसको हम लिखेंगे कैसे? ये तो आपने समझाया। मैंने समझा दिया है, बाकी तुम्हारी जिम्मेदारी। इन्होंने जो यहाँ लिखा है ना इन्होंने जो यहाँ लिखा है उन्होंने बस लिखा है, समझाया नहीं है। देख कैसे लिखा है, पेइंग बैंक और नॉमिनेटेड बैंक इज़ द बैंक नॉमिनेटेड और ऑथराइज्ड बाय द इशूइंग बैंक टू मेक पेमेंट अंडर LC। ये समझ में आया कि भाई इस बैंक ने इसको नॉमिनेट या ऑथराइज कर दिया कि तू पेमेंट कर दे, ठीक है। इन प्रैक्टिस द पेइंग बैंक प्रेजेंट्स द डॉक्यूमेंट्स रिसीव्ड बाय इट इधर बाय इशूइंग, ये छोड़ दो, ठीक है। यहाँ पर यहाँ तक लिखा, उसके बाद लिखो ये इन प्रैक्टिस छोड़ दो, वहाँ पर लिख दो यूजुअली द पेइंग बैंक इज़ इन द फॉरेन कंट्री। मैं थोड़ा सा बता रही हूँ, बस तुम ग्रामर ठीक कर लेना। यूजुअली पेइंग बैंक इज़ इन द फॉरेन कंट्री एंड इज़ nominated to pay and is nominated to avoid conversion expenses, है ना, चलेगा। And it has its branch in the India. हाँ, ठीक। यहाँ ने क्या लिखा, यहाँ तक अब तक क्या लिखा? Usually the paying bank is in the foreign country is nominated to avoid conversion. फॉरेन कंट्री कॉमा कर दे, नॉमिनेटेड टू Avoid conversion expenses. इज इन द फॉरेन कंट्री, ब्रैकेट में लिख अलॉन्ग, फॉरेन कंट्री के बाद नीचे ब्रैकेट लिख दे, ब्रैकेट में लिख अलॉन्ग विद अ ब्रांच इन इंडिया। Along with branch in India. हाँ, इंडिया में है ना एक HDFC, तो ही ये पॉसिबल हो गया, है ना।
तो हमने तुम्हें बाहर बोला तुम पे कर दो, हम तुम्हारे यहाँ पे कर देंगे, तो बात तो एक ही हो गई। समझ गए? सही, एकदम इसमें कुछ भी वो वैसी वाली नहीं है चीज़। जैसे अभी मुझे आ गया ना समझ कि कुछ ऐसा डाल लूँ मैं रिश्तेदारी अंदर। डन, चलो शाबाश। नेक्स्ट है रीएम्बर्सिंग बैंक। अभी उन्होंने ज़बरदस्ती डाल दिया, अभी लोग की ज़्यादा हो गई है थोड़ा सा। हाँ, रीएम्बर्सिंग बैंक विद द एक बैंक जो इशूइंग बैंक है ना, वो हर बार अपने दोस्त के पास तो नहीं जा सकती है, तो इशूइंग बैंक कई बार अपना एक अकाउंट बाहर बना के रखती है। ठीक है, जैसे ICICI बैंक का भी एक अकाउंट हो सकता है बाहर किसी सिटी बैंक में, ICICI का अकाउंट किसी बाहर सिटी बैंक में, तो वो वाली जो बैंक होगी ना वो उसको कहते हैं रीएम्बर्सिंग बैंक। तो ज़बरदस्ती है यहाँ पर। रीएम्बर्सिंग बैंक लिख दो वहाँ पर, द बैंक द बैंक विद, यार वैसे लिखने की ज़रूरत है क्या, वो फर्स्ट लाइन ही मार्क करो ना, द बैंक विद होम LC इशूइंग बैंक मेंटेन्स फॉरेन करेंसी अकाउंट, बस फुल स्टॉप, कि जिसके पास फॉरेन करेंसी अकाउंट यहाँ की बैंक मेंटेन कर रही है। इजी लैंग्वेज इसकी, हाँ हाँ नहीं तो बात ठीक है। इसका क्या करें, क्रिश तू बता सकता है ना, बता। इशूइंग बैंक का मतलब कहना चाह रहे हैं बाहर की एक तरह वो ही नहीं, जैसे इशूइंग बैंक, ये इशूइंग बैंक है, हर ICICI इसका एक अकाउंट है। जैसे ना बंदों का अकाउंट बैंक में होता है ना, बैंक का अकाउंट भी किसी और बैंक में हो सकता है। तो एक फॉरेन में कोई बैंक है, उसका नाम मैं सिटी बैंक रख रही हूँ, ठीक है, तो ICICI ने अपना अकाउंट सिटी बैंक में खोला हुआ है। अकाउंट इन अ फॉरेन, इशूइंग बैंक हैव अ फॉरेन करेंसी अकाउंट इन अ फॉरेन कंट्री। ठीक है, यही लिखा है बुक में भी, जो हमने और इसकी पुरानी है ना तो अलग लिखा है, वही लिखा होगा। तो अपने हिसाब से लिख छोड़ दे हो। इसमें जैसे मैम ने एग्जांपल बना रखा है, इसमें लिख देना इंडियन बैंक हैज अकाउंट विद फॉरेन बैंक। नहीं ये हो जाता है दिक्कत। मैं भी जब तुम्हें बोल रही थी कि तुम लिख लो तो मैंने घुमा के बुक की लैंग्वेज ही बोल दी थी, फिर मैंने बोला तभी तो कि लिखा होगा। डन यहाँ तक। डॉक्यूमेंट्स अंडर LC, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में क्या है, अच्छा ना ये डॉक्यूमेंट है ना हर बार होंगे ऐसा नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन द ट्रांजैक्शन कि किस नेचर का काम हो रहा है, क्या हो रहा है, तो ये डॉक्यूमेंट्स बदलते रहेंगे। सब जगह पर सारे डॉक्यूमेंट हैं या सब जगह पर यही डॉक्यूमेंट है या इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं बस। ठीक है, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, कुछ बिल ऑफ एक्सचेंज, कोई को एक्सेप्टेड ड्राफ्ट है, कोई ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक सही। उसके अलावा कोई कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स मतलब कोई बिल, कोई इनवॉइस, मैंने बाहर से सामान मंगवाया उसका प्रूफ, तो वहाँ पर लिख दो एग्जाम्पल में, भले अगर नहीं लिखा हुआ है तो कोई इनवॉइस। ठीक है, उसके अलावा शिपिंग डॉक्यूमेंट्स वो डॉक्यूमेंट्स हो गए कि सामान निकल गया यहाँ से। ठीक है, लॉजिस्टिक्स का प्रूफ, यहाँ तक ठीक। देन यू हैव ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स मतलब कोई सामान ऐसा है जो मैं जिसके ऊपर कि ना बोलते कि ये सामान इंपोर्ट नहीं हो सकता, ये सामान बाहर नहीं जा सकता, ऐसा सब चीज़ें होती हैं, राइट। अभी जैसे दुबई से गोल्ड लाना तो एक लिमिट होगी, दुबई में कुछ सामान भेजना एक लिमिट होगी, अलग अलग चीज़ों की लिमिट होती है। तो क्या आपने वो रिक्वायर्ड अप्रूवल ले लिया है वो सामान इंडिया में लाने का, राइट, तो वो अप्रूवल्स एंड सैंक्शंस हो गए। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इंक्लूड्स अप्रूवल्स एंड सैंक्शंस। ठीक है, सर्टिफिकेट्स, अप्रूवल, सैंक्शंस। यहाँ तक बताओ, समझ में आ रहा है? तो क्या क्या चीज़ों टाइप का डॉक्यूमेंट हो सकता है? फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, इनवॉइसेस, ठीक है, उसके अलावा लॉजिस्टिक्स के डॉक्यूमेंट्स, शिपिंग के डॉक्यूमेंट्स, बिल्स, उसके अलावा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में अप्रूवल, सैंक्शन, सर्टिफिकेट्स, और उसके अलावा इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स। तो ये सारे टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, बस होंगे ही, या इसके अलावा कोई और नहीं होगा ऐसा नहीं है, राइट।
अब अगला टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, अलग अलग लेटर ऑफ क्रेडिट्स होते हैं। अब ये भी और इन्होंने टॉपिक खींचना शुरू किया, ठीक। तो पहला उन्होंने बोला डॉक्यूमेंट्री एलसी एंड क्लीन एलसी। तो डॉक्यूमेंट्री एलसी तो ऑफकोर्स सी बात है कि होगी ही, डॉक्यूमेंटेड ही होगी। एक सेकेंड, इसमें मैं सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट टाइटल्स टू द गुड्स सच एज, अच्छा हाँ, ओके। अब यहाँ पर देखो डॉक्यूमेंट्री एलसी मतलब क्या हुआ कि जैसे सामान यहाँ से वहाँ आया, राइट, और पेमेंट करनी है। अब अंडरस्टैंड द पॉइंट, यहाँ पर हो क्या रहा है, कई बार कैसे होता है ना, इंडियन कंपनी की बैंक ने एलओसी इशू किया, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया, इशू करके इस बैंक को दिया, है ना। तो फिर है ना, ये आपस में बैंक्स आपस में बात कर लेती हैं और ये बैंक इस फॉरेन कंपनी को बोल देंगे कि तेरे पास पैसे आ गए हैं, और फिर ये इससे ले लेगी। हो सकता है ना ऐसा, राइट। तो ये सारी चीज़ों के अंदर एक कई बार ऐसा बोलते हैं कि अगर इस बैंक के पास प्रूफ ऑफ पेमेंट आया, कि जैसे अभी मान ले कि प्रूफ ऑफ पेमेंट भी नहीं, ओनरशिप मान ले, कि अगर मान ले इंडियन कंपनी के पास ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई है, आपने मेरे को पक्का सारा सामान दे दिया है ना, मैं आपको पैसे दे दूँ, बाद में आप बोलो कि नहीं नहीं हमने कंडीशनल ओनरशिप दी थी, हमने ओनरशिप वापस ले ली, फिर मैं पैसा रिफ़ंड कहाँ से मंगवाऊंगी उनसे। पॉइंट समझ में आ रहा है। मैंने तुमसे सामान खरीदा, तुमने मुझे वो सामान की पूरी ओनरशिप नहीं दी, तुमने कोई पार्ट, कोई मशीन, कोई डॉक्यूमेंट अपने पास रख लिया, जो डॉक्यूमेंट मुझे ज़रूरत था टू एक्सरसाइज और यूज़ माई फुल ओनरशिप, राइट। तो पैसा या लेटर ऑफ क्रेडिट या पेमेंट ऑफ द लेटर ऑफ क्रेडिट तो ही रिलीज़ होगी अगर प्रूफ ऑफ टाइटल मैं दिखा दूँ कि देख मेरे पास पूरा टाइटल मैंने तुमको दे दिया है, और ये दिखा दे कि हाँ पूरा टाइटल मेरे पास आ गया है, ठीक है। तो अगर प्रूफ ऑफ टाइटल चाहिए तो डॉक्यूमेंट्री एलसी, अगर प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए तो क्लीन एलसी, ठीक। प्रूफ ऑफ टाइटल तक समझ में आया। ये पढ़ क्या रहे हैं? ये उन्होंने टाइप्स ऑफ एलसी कर दिया, मैं बोलते रही हूँ खींच लिया टॉपिक अभी। टाइप्स ऑफ दी बुक में देखना चाहिए ही रहेगा। क्या चीज़, पेमेंट नहीं, ओनरशिप, प्रूफ ऑफ टाइटल बोल रही हूँ मैं। Proof of title। हाँ प्रूफ ऑफ टाइटल, देख यहाँ से नहीं, अगर हर बार नहीं चाहिए होगा ना सामान, यहाँ से आ गया, बाकी इन दोनों की बात है। अगर यहाँ की बैंक बोल दे कि नहीं प्रूफ ऑफ टाइटल चाहिए ही चाहिए, या इधर की बैंक बोल दे कि बिफोर रिलीजिंग एनी पेमेंट्स टू दी अनदर बैंक तो मेरे को प्रूफ ऑफ टाइटल चाहिए, राइट। तो तब ऐसा हो सकता है, मान ले कि इन दोनों कंपनियों ने आपस में घपले कर लिए हैं, ठीक है। उसने बोला कि तू ऐसा बोल दे मैंने सामान भेज दिया, मैं ऐसा बोल दूंगा मैंने पैसे नहीं देने, तो ये दोनों आपस में पैसे देते रहेंगे, कुछ भी तुम सोचो ऐसा कुछ भी। तो यहाँ पर बैंक ने बोल दिया नहीं 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 नहीं, अगर प्रूफ ऑफ टाइटल होगा तो ही आई विल रिलीज द पेमेंट, ऐसा। बिल ही मांगेंगे एक तरीके का, बिल ही मांगेंगे और क्या ही मांग लेंगे प्रूफ ऑफ टाइटल के अंदर, ठीक है। कोई डॉक्यूमेंट, कोई ओनरशिप, कुछ भी, कुछ लाइसेंस, कुछ भी हो सकता है ना, ये पक्का ये मेरा ही सामान है कि नहीं, ठीक। अगर बस वहाँ पे है, अभी कितना ज़्यादा ये प्रैक्टिकल है वो तो कैसे मैं बता सकती हूँ। आ रहा है समझ, एक बार इसको रीड कर लो। व्हेन द एलसी कंटेन्स अ क्लॉज दैट द पेमेंट इज कंडीशनल ऑन सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स सच एज बिल ऑफ लेडिंग या एविडेंस ऑफ डिस्पैच ऑफ गुड्स, इट इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एलसी। इफ नो सच क्लॉज इज इन द एलसी इट इज कॉल्ड अ क्लीन एलसी। ईजी, समझ आया जी, हाँ पक्का डन है। अगला फिक्स्ड क्रेडिट एंड रिवॉल्विंग क्रेडिट। अब फिक्स्ड क्रेडिट रिवॉल्विंग क्रेडिट का क्या मतलब होता है, अब जैसे ना कि अंडरस्टैंड, अभी थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा करेंगे क्या, कि अगर मान लो फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी को सामान देती रहती है, ठीक है। तो यहाँ से इस बैंक ने एक एलओसी इशू किया है ऑफ $100 मिलियन का, ठीक है। तो पहले इधर आ जा, डन। मान लो इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी के बीच में रेगुलर ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं और एक लेटर ऑफ क्रेडिट सही तरीके का ही दे ही दिया है, राइट, ये हो गया। तो जितना लेटर ऑफ क्रेडिट इसके हिसाब का इक्विवेलेंट का सामान एक बार आ गया, पेमेंट हो गई, तो ये लेटर ऑफ क्रेडिट खत्म हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। तो फिक्स्ड लेटर ऑफ क्रेडिट है। दूसरा हुआ रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट, कि ये क्रेडिट रहेगा, तुम सामान लेते रहो, पेमेंट करते रहो। कि तुमने मान लो 100 मिलियन का मैंने लेटर ऑफ क्रेडिट दिया है, 80 मिलियन का तुमने सामान ले लिया, ठीक है, तो ये लेटर ऑफ क्रेडिट कट के 20 हो जाएगा, बढ़िया। अगर तुमने बाद में वो 80 की पेमेंट कर दी तो लेटर ऑफ क्रेडिट फिर से बढ़ के 100 हो जाएगा, ऐसे। एक तरीके हमारे पास 100 मिलियन है, 100 मिलियन का तुमने, जितना मर्जी ले सकते हाँ। हैं, जितना पेमेंट देते रहेंगे उतना ले सकते हैं। 100 मिलियन का तुम्हारा, हाँ 100 मिलियन का तुम्हारा परमानेंट क्रेडिट मिला हुआ है तुमको। अगर तुम उसमें से कुछ दे दो तो क्रेडिट की वैल्यू बढ़ जाएगी वापस,
अगर पेमेंट नहीं करते तो क्रेडिट की वैल्यू कम हो जाएगी। समझ में आया पक्का? कि मैं तुझे हमेशा 100 रुपये का लोन दूंगी, ठीक है? अगर मैंने तुझे 100 रुपये का लोन दे दिया है तो मैं तुझे और नहीं दूंगी, पर अगर तूने मुझे मान ले कल को 90 रुपये लौटा दिए तो मेरे को अगर और तुम मुझसे कल से और लोन मांगने आए तो मैं देखो 90 तक का लोन, हाँ 90 तक का लोन मैं दे सकती हूँ। आया? ये 2 पेज और पूरा चैप्टर सेम टाइम लग रहा है। बहुत ज़्यादा मत करना यार इसमें। नानी आया हुआ है, रिवॉल्विंग वाला भी मेरे ख्याल तो आया है। चलो इसको रीड कर लो ना, मैंने तुम्हें समझा तो दिया एक बार, पर रीड करोगे तो ही बेटर आएगा। फिक्स्ड क्रेडिट इज वेयर LC specifies the amount up to which one or more bills can be drawn by the beneficiary within the specified time. LC remains effective till the specified amount is exhausted within the specified time, है ना? कि जितना ही वो अमाउंट रीच हो गया उसके बाद LC एग्जॉस्ट हो जाएगी। रिवॉल्विंग वाली, the LC opening bank does not specify the total amount up to which bills may be drawn but mentions total amount up to which the bills may remain outstanding at a time, है ना? कि 100 रुपये तक का तुम्हारा बिल आउटस्टैंडिंग में रख सकती हूँ, मैक्सिमम अमाउंट। समझ में आया? नहीं आया? आ गया मतलब। अच्छा बट mentions total amount up to which the bill may remain outstanding at a time. Thus, after reaching the amount, as soon as the importer pays the bill to the extent the limit gets reinstated, and it is thus automatic and does not need renewal within the specified period of time. पक्का समझ आया? डन? क्लैरिटी है? आगे अब रिवोकेबल एंड इररिवोकेबल LC। रिवोकेबल LC हाँ, मैंने रिवोक कर ली, लेटर ऑफ क्रेडिट दिया था इस बैंक के, वो बैंक ने रिवोक कर ली, फिर रिवोकेबल LC कोई क्यों ही इशू करेगा? फिर क्या तरीके का भरोसा हुआ? उसने इशू बैंक ने दिया, हाँ खुद ही रिवोक कर लिया। हाँ, खुद ही बोलते कि लेटर ऑफ क्रेडिट में रिवोक कर रहा, मुझे इंडियन वाली कंपनी पे भरोसा नहीं, क्या पता पेमेंट ना करे। जैसे फॉरेन कंपनी रिवोक नहीं रिवोक जो देता है वही करता है, तो इशूइंग बैंक ही करेगा ना, क्योंकि वो लेटर ऑफ क्रेडिट दे रहा है। हाँ है ना? तो इशूइंग बैंक ने खुद ही रिवोक कर दी कि आई नो लॉन्गर गिव माई गारंटी, रिवोक कर लिया। तो रिवोकेबल है तो क्या फ़ायदा फिर लेटर ऑफ क्रेडिट? किसी तरह की हुई नहीं LC। फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ उस चीज़ का। अगर कोई मान रहा है इसके लिए फिर खुद ही कर देगा। तो यूजुअली ऑफ कोर्स इररिवोकेबल LCs ही होंगे, ठीक है? इसको पढ़ने की ज़रूरत देख लो, या तो एक बार स्पीड में रीड कर लो ना। डन है? क्लैरिटी? अगले जाएं अभी, कंफर्म्ड एंड रुकें जी यार। हाँ जी, एक मिनट। पिछले साल क्वेश्चन आया हुआ है, ये कौन से टाइप, मतलब केस स्टडी है, उसमें पूछे कौन से टाइप के LC। और इसका वो है ड्राफ्ट। पढ़ लो अच्छे से, आ ही जाएगा ये टॉपिक। एक ही तो टॉपिक है जिसमें समझने की मेहनत हो रही है। कितना, जब तुम्हें पहले मैं मॉडल 2 पढ़ाती थी तो कितना बोर्ड 2 बार 3 बार रब होता था। मैम मेरी ये 15 मार्क्स का नहीं 25 मार्क्स का है। मैं बोल रही हूँ इम्पोर्टेंट है। देखो तू पहले भरोसा भी नहीं कर रही थी कि इतने बड़े बड़े मार्क्स के आते भी हैं। मेरा 5 मार्क्स ईच और उसके 5 क्वेश्चन। ये रीजनिंग है। मुझे ऐसा लग रहा है हमारे में यही है। आज कोई बात नहीं, 25 में से 70 मार्क्स का तो है सारा, उसमें से 25 तो यही हो गया। फिर डन? पढ़े आगे? चलो अगला तुम्हारा है कंफर्म्ड एंड अनकन्फर्म्ड LC। कंफर्म अनकन्फर्म्ड एक याद है? कंफर्म हमने क्या पढ़ा था? बैंक पढ़ा था एक, कंफर्मिंग बैंक। तो जहाँ पर कंफर्मिंग बैंक है वो कंफर्म्ड LC, जहाँ पर कंफर्मिंग बैंक एग्जिस्ट नहीं करता वो अनकन्फर्म्ड LC। एक बार लेकिन रीड कर लो हाँ प्लीज़।
वैसे लिखा तो वही है। हाँ, when the opening bank requests the advising bank in the exporter's country to add its confirmation to an irrevocable LC and the advising bank does so, the LC is irrevocable and confirmed. Of course, फिर the advising bank is then called as the confirming bank and its liability then becomes similar to that of the issuing bank. आया? The confirmation cannot be cancelled and or amended unless agreed by all the parties. A confirmed irrevocable LC provides absolute security to the beneficiary. If the advising bank does not add its confirmation, the LC remains unconfirmed, and in such there will be no such obligation on the advising bank. एडवाइजिंग बैंक को ही बोल दिया कि तू ही एडवाइजिंग बैंक को ही बोल दिया कि तू ही कन्फर्मिंग बैंक भी बन जा, अगर मैं नहीं पे कर रहा तो तू ही कर देना अपनी कंपनी को पेमेंट। वो मान गई तो कन्फर्मिंग, तो फिर एडवाइजिंग ही कन्फर्मिंग बन जाएगी, मान गई तो, और वो मानेगी क्यों। डन। फिर तुम्हारा है विद और विदाउट रिकोर्स। विद और विदाउट रिकोर्स ना, इसको एक बार रीड करते हैं यार थोड़ा। इन केस ऑफ विद रिकोर्स बिल्स, the banker as the holder of the bill can recover the amount of bill from the drawer in case the drawee of the bill fails to pay it. पढ़ते हैं दोबारा क्या हुआ यहाँ पर। विद रिकोर्स में जो बैंकर एज अ होल्डर ऑफ द बिल, बैंकर कौन, ये वाला बैंक, ठीक है। बैंकर एज द होल्डर ऑफ द बिल कैन रिकवर द अमाउंट ऑफ द बिल फ्रॉम द ड्रॉअर। ड्रॉअर कौन, ड्रॉअर तो जिसने बिल ड्रॉ किया ना, ठीक है, आ रहा है। बिल कौन सा, लेटर ऑफ क्रेडिट। हाँ फॉरेन से माल आ रहा है उसका बिल। नहीं नहीं, सॉरी, नहीं वो नहीं, ठीक है। ये तुम्हारा हुआ अब। यार यहाँ पे नॉर्मली भाषा भी कहा जाए तो ये रिकोर्स का मतलब हुआ क्या, विद रिकोर्स पढ़ा था ऐसा, कोई और चारा बोलते ना, ऐसा मेरे पास कोई और चारा नहीं बचा, तो अगर मेरे पास कोई और रिकोर्स नहीं बचा, ऐसा बोलते हैं। हाँ, विद वही होता है ना, नो अदर रिकोर्स इज अवेलेबल, ऐसा। नो ऑप्शंस अवेलेबल। हाँ, तो रिकोर्स इज दी, ऐसे कोई और कुछ समथिंग एल्स टू फॉल बैक ऑन, ऐसा बोल देते हैं। अच्छा तुम्हें, हाँ हाँ, तुम्हें वो पता है, एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है और एक प्रॉमिसरी नोट होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है और प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, फ़र्क पता है? हैं? बहुत बार पढ़ा है ये, बहुत जगहों पे। पता है? उसमें एक फ्यूचर पे होता है प्रॉमिस टू पे, एक उसी टाइम होता है, और उसमें आई थिंक उसकी भी एक अलग होती है, पार्टीज भी अलग होती है दोनों। हाँ, एक साइन होता है और एक वो होता है। दोनों साइंड होते हैं, दोनों फ्यूचर में होते हैं। हाँ, बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक इशू करता है, उसके लिए आपने मैं करवाती हूँ, ठीक है। अब बिल ऑफ, एंडोर्सेबल होता है, एंडोर्सेबल देखो एंडोर्सेबल का मतलब पता है एंडोर्स। हाँ, क्या होता है? इसको हम, जैसे आपने मेरी पेमेंट मैंने इसके देंगे, आपने मेरे को इशू करके मैंने इसको दिया। दोनों एंडोर्सेबल होते हैं। जो तुमने डिफरेंस बोला ना, वो सब चीज़ दोनों होते हैं, दोनों साइंड होते हैं, दोनों एंडोर्सेबल होते हैं, दोनों फ्यूचर में होते हैं, ठीक है। अब बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट में क्या होता है, जैसे तूने बोला था आई अंडरटेक, राइट। प्रॉमिसरी नोट वो बनाता है जिसको पैसा देना है, ठीक है। ये जो पेयर होगा ना, वही बनाएगा कि आई विल पे दिस मच अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। यहाँ तक डन, क्लैरिटी है। बिल ऑफ एक्सचेंज जो है ना, वो जिसको पैसे लेने हैं ना, जिसको पे ई बोलते हैं, ठीक है, वो बनाता है। पे ई का और वर्ड ये सकता है वही, द पर्सन हु इज़ गोइंग टू टेक द मनी, क्रेडिटर बोल दो, राइट। तो वो बंदा बनाएगा जिस बंदे को पैसे लेने हैं तुमसे, ठीक है। तो पे ई बनाता है, और ये ऐसा बनाता है कि ही विल या ही ओज मी दिस मच अमाउंट ऑफ मनी एक्सेट्रा, ठीक है, बढ़िया। तो जब हम बिल ऑफ एक्सचेंज में, ये सारे पेन ऐसे, जब बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉअर का बात करें, ड्रॉअर का बात करें, ड्रॉअर का कौन होगा,
जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया। तो पे ही होगा। हाँ, तो अगर मान लो x और y है, ठीक है, x पेयर है, y पेई है, ठीक है। y को x को पैसे देने हैं, ठीक है, मतलब x ने y को लोन दिया था, अभी ये पैसा रिटर्न करना है, ऐसा मान, इधर मैं लिख देती हूँ, रिटर्न करना है, एक्स ने और वाई को देने हैं ना। वापस करने हैं, रिटर्न करने हैं y ने x को। इसने इसको पहले लोन दिया था, ठीक है, अब y ने x को वापस पैसे रिटर्न करने हैं। आया समझ? एक्स ने वाई को लोन दिया है, ठीक है, और इसको वापस- वापस करने हैं पैसे, राइट। तो x ने ही एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया जिसमें लिखा कि y विल पे मी दिस मच अमाउंट ऑफ मनी। आया समझ? बता, तो जो तू बोल रही है वही है, तो एग्जाम्पल में कंफ्यूज हुई? लोगों को उतना था सिंपल पैसे। ड्रॉअर कौन है? और तो पैसे देता है ना, हाँ, तो एक्स ने वाई को नहीं देने पैसे। पेयर पैसे देता है। देख, तेरी बात ठीक है कि पेयर पैसे देता है, पर है ना दो ट्रांजैक्शंस होती हैं, जैसे सारे क्या हो गया है, दो ट्रांजैक्शंस होती हैं हर बार। कभी भी कोई भी चीज़ होगी उसकी दो ट्रांजैक्शंस होंगे। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, पहले ये देख कि पहले जब मान ले मैंने तुमसे स्टॉक खरीदा क्रेडिट पे, आपको अलग से करते हैं, एक स्टॉक खरीदा क्रेडिट पे, राइट, तो एक्स ने, आपका नाम नहीं। हाँ, तो मेरे इसमें मेन डिफरेंस यही है ना कि इसमें पेयर करता है, उसमें पे करता है, यही है ना। हाँ ठीक है, अब हम दोनों के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, ठीक है, तूने मुझे सामान बेचा है क्रेडिट पे, राइट, तो मुझे तुझे पैसे देने, आपने मुझे देने। हाँ मुझे तेरे को पैसे देने हैं, तो तूने मुझे स्टॉक भेजा और तूने स्टॉक के साथ तूने मुझे क्या दिया, एक बिल ऑफ एक्सचेंज। कि आप मेरे पैसे दे दो। हाँ, आया समझ? उसमें पैसे मांगते हैं और इसमें पैसे मांगते हैं। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, अब मुझे तुझे पैसे देने हैं, राइट, आई विल पे यू द मनी, बट स्टिल यहाँ पर है ना, तू ही तो पे ई हुई ना, तू ही पे हुई ना, तो मैंने पहले भी तो यही बोला था। वो अब समझ में आया? यहाँ पर भी कि तूने मुझे पहले लोन दिया था, राइट, अब उसको मैं अगर लोन कर दूँ तो अभी भी तो तू ही पे ही हुई, क्योंकि मेरे को तुझे लौटाने हैं, जिसको लौटाने हैं वो पे ई है, ठीक है, मैं तुझे पैसा वापस करने वाली हूँ, यू आर द पे ई, आई एम द पेयर। आया समझ पैसे का, राइट। अब अगर इस चीज़ को समझ रहे हो तुम लोग, तो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करने की क्या बात हो रही है, अंडरस्टैंड प्लीज़ अगेन, मैं क्या क्यों, क्योंकि इस पर भी पूरा टॉपिक है, ठीक है। अगर हम इस वाले में बात कर रहे हैं तो पेयर बोलेगा कि आई विल पे, एक तरीके की अंडरटेकिंग बोलता है, ठीक है, आई विल पे यू दिस मच, आई ओ यू दिस मच अमाउंट ऑफ मनी। बिल ऑफ एक्सचेंज में वो सामने वाले पे डालता है कि अरे तेरे को मेरे को इतना पैसा देना है, ये रहा बिल ऑफ एक्सचेंज और ये मैं तुझे दे रहा हूँ, तो तुम इसको वापस कर देना, मतलब टाइम से लौटा देना पैसा, राइट। यहाँ तक डन है। जब हम लेटर ऑफ क्रेडिट की बात कर रहे थे सारे केस में, राइट, तो लेटर ऑफ क्रेडिट में उन्होंने क्या बोला इस तरीके से कि एक बंदा ड्रॉअर ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट होगा, एक बंदा ऐसा होगा कि भाई पेमेंट करने वाला है क्या नहीं, वो रिकोर्स नॉट रिकोर्स पढ़ रहे हैं ना हम लोग। तो बिल ऑफ एक्सचेंज कौन बनाता है, बस ये बता दो अभी मुझे। बिल ऑफ एक्सचेंज अलग, पे बिल ऑफ बनाता है। एक्सचेंज पे ही बनाता है, जिसको पैसे, मांग रहे हैं। जो अपने पैसे मांग रहा है, राइट, बढ़िया। यहाँ पर इसमें विद रिकोर्स में एक बिल की बात करेगी, वो बिल ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है। अब अगर हम शुरू से दोबारा देखें क्या लिखा हुआ है कि विद एंड विदाउट रिकोर्स में, इन केस ऑफ विद रिकोर्स बिल्स द बैंकर एज अ होल्डर ऑफ द बिल कैन रिकवर द अमाउंट ऑफ द बिल फ्रॉम द ड्रॉअर। बैंकर ऑफ द बिल कौन बनाता है, जिसको पैसे लेने, हाँ पेई, ठीक है। इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी में पेई कौन है, फॉरेन कंपनी। पक्की बात है, राइट। तो ये वाली अपनी पेई हुई, तो फॉरेन कंपनी ने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया,
राइट। तो फॉरेन कंपनी ने जब विद रिकोर्स की बात करो, इन केस ऑफ विद रिकोर्स और बिल्स, द बैंकर एज अ होल्डर ऑफ द बिल, बैंकर एज अ होल्डर ऑफ द बिल, ये बैंक ये है होल्डर ऑफ बिल। फॉरेन कंपनी ड्रॉअर की ड्रॉई, ड्रॉअर पक्का, तो ड्रॉअर ऑफ द बिल, राइट, करेक्ट। और ये इंडियन कंपनी ड्रॉई ऑफ द बिल या पेयर ऑफ द बिल। हाँ, अब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये तीनों चीज़ें हमने एलोकेट कर दी। अब इस लाइन को पढ़ो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। सी, इन केस ऑफ विद रिकोर्स बिल्स, द बैंकर एज अ होल्डर ऑफ द बिल, साथ साथ में देखते रहना, बैंकर एज द होल्डर ऑफ द बिल कैन रिकवर द अमाउंट ऑफ द बिल फ्रॉम द ड्रॉअर ऑफ द बिल फ्रॉम द ड्रॉअर इन केस द ड्रॉई डज नॉट पे। आया? ये उससे ही लेगा, ये उससे मिलेगा पैसे। अगर, क्योंकि पहले किसको देना था, इंडियन कंपनी को। इंडियन कंपनी ने एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करवाया अपनी बैंक से और दे दिया इस बैंक को। इस बैंक ने आगे उसको बोल दिया हाँ ठीक है, पैसा रिलीज़ कर दिया और बोला कि तो सामान भिजवा दे, सब कुछ डन, ठीक है। अब एक्चुअल पैसा किसके पास घट गया? बैंक के पास ना, राइट। तो बैंक ने बोला कि देख, तेरा सामान, तेरे गुड्स, तेरी ट्रांजैक्शन, इसमें मैं क्यों फंसूँ, राइट। तो अगर कल को इस इंडियन कंपनी ने पैसा ना भेजा तो मैं तेरे से ही वापस वसूल लूँगा, तेरा अकाउंट तो मेरे पास ही है। आया समझ? इन केस द होल्डर ऑफ द बिल, ठीक है, इसमें होल्डर ऑफ द बिल के बारे में बोला कि होल्डर ऑफ बिल विल रिकवर द मनी फ्रॉम द ड्रॉअर ऑफ द बिल इफ द ड्रॉई डज नॉट पे। आया? या तो इसको साफ शब्दों में ही लिख लो, द फॉरेन कंपनीज बैंक विल रिकवर द मनी फ्रॉम द फॉरेन कंपनी इन केस द इंडियन कंपनी डिफॉल्ट्स पेमेंट। सही? विद रिकोर्स में, तो इसके पास एक रिकोर्स बच जाएगा। पैसे तो यहाँ से ले लेना, किसने? फॉरेन कंपनी हाँ, किसने यहाँ से लेने? इशू में से लेने हैं। हाँ, तो अगर ये डिफॉल्ट करता है तो वो रिकवर कैसे करेगा अपने आप से? वो अपने आप से रिकवर नहीं कर रहा। यहाँ पर जो, जब ये तेरा डिफ़ॉल्ट हो गया, राइट, जब ये डिफ़ॉल्ट हो गया ना, तो ये बैंक के पास पैसे घट गए। यहाँ से लेटर ऑफ क्रेडिट आया बैंक के पास। क्यों? क्योंकि ये दोनों बोले कि हम एक दूसरे को नहीं जानते, पर हम एक दूसरे को जानते हैं। दोनों बैंक आपस में एक दूसरे को जानते हैं। यहाँ पर ये हो चुका है कि इस वाले बैंक ने फॉरेन बैंक को पैसे दे दिए हैं। इस वाले बैंक ने यहाँ ध्यान से, इस वाली बैंक ने, इंडियन बैंक ने बाहर वाली बैंक को लेटर ऑफ क्रेडिट दिया। उस लेटर ऑफ क्रेडिट के भरोसे पर इस बैंक ने फॉरेन कंपनी को उसके पैसे दे दिए, राइट। तो अब पैसा किसके पास घट गया? बैंक के पास। तो बैंक है ना जो एक्चुअल पोजीशन में है कि अगर कल को डिफ़ॉल्ट हुआ तो किसको पैसे नहीं मिलेंगे? बैंक को ना। क्यों? क्योंकि बैंक ने क्या एक्सेप्ट कर लिया? लेटर ऑफ क्रेडिट, राइट। तो द बैंक हियर सेड दैट कि अगर तेरे चक्कर में मेरा कोई नुकसान हुआ ना, फॉरेन कंपनी को बोला कि तेरे चक्कर में मेरा कोई नुकसान हुआ तो मैं तेरे से पैसे वसूल लूँगा। आया समझ? फिर एलओसी का फ़ायदा क्या हुआ यहाँ पर? एलओसी का फ़ायदा क्या हुआ? पहले वो फ़ायदा ये वो ही था कि स्टार्टिंग में गुड्स बेचने का, सब ट्रांजैक्शन एंटर इनटू करने के लिए था। ये विद रिकोर्स का ये तरीका यही है ना कि हर बंदा अपनी अपनी बचाना चाह रहा है। तो यूजुअली फिर अगर फॉरेन ये ड्रॉ कर रहा है, ये ड्रॉ ई है, राइट, तो फॉरेन कंपनी कभी भी अगर एलओसी या एक्सेप्ट करेगी तो वो विदाउट रिकोर्स वाला करेगी। सोच के देखो। आया? लिख लो, कर लो, निपटा लो इस चीज़ को और फिर आगे बढ़ेंगे। डन 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 डन। और विदाउट रिकोर्स में इन फॉरेन बैंक नहीं होगा ये सब। हकी नहीं है उससे रिकवर करने का। इसको पढ़ो हाँ, लेकिन ऐसा देख लो ना एक बार, इतना भरोसा नहीं करना है मेरे पास।
उन्होंने लास्ट में जाके ना जब विदाउट रिकोर्स के अंदर लिख दिया फिर कि ड्रॉ और मतलब एक्सपोर्टर, ड्रॉ ई मतलब इम्पोर्टर, पहले तुम पे छोड़ दिया था कि मर्जी अपनी, देख लो तुम्हें समझ आता है तो। मतलब अगर इंडियन कंपनी मना करेगी पैसे देने से विदाउट रिकोर्स में, तो इंडियन बैंक उसको पे कर देगा फॉरेन बैंक को। उनके बीच में डिस्प्यूट चलता रहेगा, इनके बीच का खत्म है। फिर फॉरेन कंपनी जो है वो इंडियन वाले बैंक को पकड़ेगी। नहीं, फॉरेन कंपनी तो इंडियन वाले बैंक को पकड़ेगी शायद, और इंडियन बैंक इंडियन कंपनी को पकड़ेगी। बोला फॉरेन कंपनी इंडियन वाले बैंक को पकड़ेगी, तो नहीं फॉरेन कंपनी नहीं, मैं कह रहा हूँ फॉरेन वाला बैंक इंडियन वाले बैंक को पकड़ेगा। फॉरेन बैंक तो निकल गया विद रिकॉर्ड्स की बात कर रही हूँ। ओ ये विदाउट की बात कर रहा है। नेक्स्ट थोड़ा से फिर फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी को पकड़ेगी। या फिर देखो वो समझ बैंक में आ गया? इंडियन बैंक को पकड़ेगी। और वैसे भी इतना ज़्यादा वो करेंगे पागल भी। डन, शाबाश। अगला ट्रांसफरेबल एलसी। ट्रांसफरेबल एलसी है ना जो, ये थोड़ा सा अलग है, बस सब चीज़ें हो रही है, बस इसमें इन्होंने एक और पार्टी घुसा दी। अब यहाँ पर फॉरेन कंपनी थी जो सामान सप्लाई कर रही थी, सब कुछ था ना, हम ऐसा मान के चल रहे कि फॉरेन कंपनी भी पूरी ट्रांजैक्शन में सिर्फ एक इंटरमीडियरी है, तो सच में सामान कोई और सप्लाई कर रहा था, तब ट्रांसफरेबल एलसी बनती है बस। ठीक है, तो बस तब उस केसेस में ट्रांसफरेबल, इन केस द सप्लायर वॉज नॉट एक्चुअली द फॉरेन कंपनी, the foreign company was just an intermediary in the entire transaction, the foreign company can request for a transferable LC to be issued। कोई और पार्टी है भाई, ये बीच का intermediate हाँ, है। कि मतलब मैन्युफैक्चरर कोई जापान की कंपनी कर रही थी, फॉरेन कंपनी वहाँ पर कोई चाइना की कंपनी थी, और फिर यहाँ पर इंडिया, ऐसा। तो एक ट्रांसफरेबल एलसी मंगवा सकते हैं, बस उसके अंदर और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सी, ऑर्डिनरली द बेनिफिशियरी इज ऑथोराइज टू ड्रॉ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, है ना। बेनिफिशियरी कौन है, ये फॉरेन कंपनी है ना, तो ऑर्डिनरली बेनिफिशियरी ही बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाती है अंडर एलसी। बट इफ द बेनिफिशियरी इज जस्ट एन इंटरमीडिएट इन द ट्रांजैक्शन एंड द गुड्स आर एक्चुअली टू बी सप्लाइड बाय समवन एल्स, द बेनिफिशियरी मे रिक्वेस्ट द ओपनर, लिखा है ओपनर, यानी कि वो बंदा जो मतलब बेनिफिशियरी के भी पहले वाले बंदे को, टू अरेंज अ ट्रांसफरेबल क्रेडिट। ठीक है, समझना है भी नहीं यार, मेरे को भी, मैं भी गोलाई बना के रखी हूँ यहाँ पे, देखो जानबूझ के, क्योंकि एक्चुअल इसका प्रैक्टिकल सेंस नहीं है मेरे पास। ये बस ऐसा है कि बस है कि फॉरेन कंपनी के बोर्ड के बाहर एक चले गए हम लोग कि एक और कंपनी है, ठीक है। अब वो जो एक और कंपनी है ना, उसने सामान इसको दिया, इसने सामान इसको दिया, ठीक है। तो लेटर ऑफ क्रेडिट कौन इशू करता है? ये करता है, यूजुअली ये करता है। पर अगर ये सामान दे ही नहीं रहा, सामान ये दे रहा है, तो फिर ये इसको बोलेगी कि क्योंकि तू सामान दे रही है, तो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करने की अथॉरिटी या बिल ऑफ एक्सचेंज इशू करने की अथॉरिटी भी तो तेरे पास है। तो तू एक ट्रांसफरेबल वाली अथॉरिटी, ट्रांसफरेबल वाला एलसी इशू कर कि अगर, क्योंकि कल को तू इशू कर रही है तो पैसा तो मुझे मिलना चाहिए ना, क्योंकि रिस्क तो सारा मेरा है। यहाँ पर बोर्ड पे तो मैं हूँ ना, तुम तो बाहर से खाली खेल रहे हो, तुम्हें तो मैं पैसा दे दूँगी। तो यहाँ पर इस कंपनी को बोला कि तू एक ट्रांसफरेबल एलसी इशू कर कि द पेमेंट विल बी मेड टू फॉरेन कंपनी। आया सेट? इस हिसाब से बस ये बेसिक लैंग्वेज में याद करके रखो। मतलब मैं खुद अपनी वीडियो देखने वाली हूँ बाद में, ऐसी हालत है। तो एक बार बस बेसिक लैंग्वेज में याद करके लिख के रख दूँ। डन, अगला शुरू करें क्या?
डन। ट्रांसफरेबल एलसी में तुम्हें ये समझ में आया कि हमने उस बंदे को बोला कि तू एक ट्रांसफरेबल एलसी इशू कर दे। क्रिश यहाँ पे ध्यान, अगर एक ट्रांसफरेबल एलसी इशू कर दे और वो ट्रांसफरेबल एलसी का पैसा तुझे नहीं तो मुझे मिल जाएगा, राइट। अगर ये बंदा बोला नहीं नहीं मैं तो नहीं करता, बाढ़ में जा, मैं नहीं करूँगा ट्रांसफरेबल एलसी इशू, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं एलसी ही इशू करूँगा और मुझे वही करना, तो वो नहीं कर रहा। बैंक के रहे हैं। हाँ, इधर वाले का, हाँ उसका जो भी वो बैंक, उसका जो भी कोई कह रहा है, ठीक है। तो अब वो मना कर दिया, तो फिर इसका क्या गलती है ये सारे ट्रांजैक्शन में? ये फंस गया ना, फॉरेन कंपनी तो फंस गई। तो फॉरेन कंपनी बोलेगी एक ऐसा बैक टू बैक एलसी इशू करते हैं, एक तू भी कर दे एक मैं भी कर देती हूँ, प्राइस वही है, पैसा आ गया तो दोनों एलसी कैंसिल हो जाएगी, पर उसको बस बैक टू बैक एलसी बोल दिया कि एक तो वो एलसी है एक ये एलसी है। इस वाले एलसी में पैसा मोस्टली कम होता है थोड़ा सा, और इस वाले एलसी की वैलिडिटी भी कम होती है थोड़ी सी, और कुछ नहीं। इफ़ जो नहीं एलसी इशू करेंगे तीसरी पार्टी के लिए, इशू इसी के लिए ही हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, बट अगर मान ले द एक्चुअल एक्सपोर्टर, द एक्चुअल मैन्युफैक्चरर ऑफ द गुड्स डज नॉट एग्री टू इशू अ ट्रांसफरेबल एलसी, देन द कंपनी हियर कैन रिक्वेस्ट फॉर अ बैक टू बैक एलसी, जिसके अंदर द सेम द टू एलसीज, वन टू हिम एंड वन टू दैट पर्सन, बोथ विल रिप्रेजेंट द सेम अमाउंट, बोथ विल रिप्रेजेंट द सेम लाइबिलिटी। ठीक है, आया? मान लो मैंने तुम दोनों से मिलके लोन लिया है 1 लाख रुपए का, ठीक है। तो तुम दोनों ने मुझे एक लेटर दे दिया कि आई ओ यू दिस मच, आई ओ यू दिस मच। अगर मैं क्रिश को सारे पैसे लौटा दूँ 1 लाख रुपया, तो मेरे दोनों लेटर ऑफ क्रेडिट, दोनों बिल ऑफ एक्सचेंज कैंसिल हो जाएंगे ना। तो ये वही हो रहा है कि एक ही लोन के 2 बिल हैं, दोनों कैंसिल हो जाएंगे अगर पेमेंट होगी तो। आया पक्का? तो एक बार इसको रीड करो। When a beneficiary receives a non-transferable LC, he may request a bank to open a new LC in favor of some other person. Some other मतलब ये अपने बारे में बात कर रहा है कि मेरे फेवर में एक नया LC ओपन कर दे on the security of the LC issued in his favor. Such LC is called back-to-back LC. The terms of such LC are identical except that the amount price may be lower and validity earlier. ठीक है, थोड़ा सा इसमें एम्बिग्यूटी है, मैं समझ रही हूँ, बस इसको खाली इतना समझो कि बैक टू बैक एलसी इज इशूड इन केस अ नॉन ट्रांसफरेबल, सॉरी, इन केस अ ट्रांसफरेबल एलसी इज नॉट इशूड। ठीक है, सो देन इन दैट केस द एडवाइजिंग बैंक रिक्वेस्ट्स टू इशू अ बैक टू बैक एलसी। ठीक है, डन। टू कन्फर्म इट्स पेमेंट, हाँ कर देना, टू कन्फर्म इट्स पेमेंट, डन है यहाँ तक क्लैरिटी। अगला एलसी विद रेड क्लॉज ग्रीन क्लॉज। अरे यार अब ये लोग, हाँ रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग, रेड क्लॉज और ग्रीन क्लॉज में ना खाली इतना फ़र्क था, हाँ हाँ वेयर हाउस का था ना कुछ, तो ये ना थोड़ा सा एडवाइजिंग का था कुछ यार, ये कल मेरे को याद था, मेरी वैलिडिटी मेरी भी ख़त्म हो गई। जिसमें वो एडवांस वो करता है कि स्टोरेज वेयर हाउस में हम स्टोरेज ऑफ गुड्स कर सकते हैं, ऐसा होगा। और तो रेड रेड में फ्लैग ग्रीन फ्लैग हुआ। तो बस ये इतना ही। हाँ, एक लेटर ऑफ क्रेडिट में रेड और ग्रीन में सिर्फ इतना है कि सच में एक इंक ही होगी, इंक लाल कलर की और ग्रीन कलर की। यहाँ से सामान अगर वहाँ चलता होगा, स्टोरिंग का फीचर है तो कुछ ग्रीन है शायद, और अगर नहीं है तो फिर रेड है। बस एक बार इसको रीड कर लें फटाफट, ठीक है। तो एलसी विद रेड और ग्रीन क्लॉज में, एलसी विद अ क्लॉज प्रिंटेड इन रेड इंक कंटेन्स अथॉरिटी फ्रॉम द इशूइंग बैंक टू द एडवाइजिंग बैंक टू ग्रांट एडवांसेस, लोन देने वाले टू ग्रांट एडवांसेस टू द बेनिफिशियरी अप टू अ स्पेसिफाइड अमाउंट एट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फॉर्मर। आया कुछ समझ? देखो दोबारा रीड करें। कंटेन्स अथॉरिटी फ्रॉम द इशूइंग बैंक, इशू बैंक कौन सा होता है? इंडियन वाला। contains authority from the issuing bank to the advising bank to grant advances to the beneficiary। beneficiary कौन? foreign company, अपनी foreign company up to a specified amount at a responsibility of the former। responsibility of former कौन? ये इंडियन कंपनी, आया? इसने इंडियन कंपनी है, इंडियन बैंक। इंडियन बैंक की था ना शुरू में भी। इशूइंग बैंक ने बोला कि तू अपने वाले को लोन दे दे, एडवांस पैसा एक्स्ट्रा दे दे,
पहले ही पैसा दे दे, क्यों? क्योंकि हमें देना था ना उसको, तो तू दे दे एट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे बोलने पर तू अपने बंदे को पैसा दे दे, मैं तुझे दे दूंगा बाद में। तो यही तो होता है। बिना एडवांस के तो एक्सपोर्ट होते ही नहीं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट आएगा ही नहीं। कैसा होता है ना बिना एडवांस के, मतलब पॉइंट ये बोल रहे थे अब तक हम लोग, ये बोल रहे थे कि फॉरेन कंपनी को तो सामान भेजना है ना, ये वो वाला पैसा बोल रहे हैं ब्रांडिंग उसके लिए कि पैकेजिंग का रिगार्डिंग एडवांस। हाँ, कि अगर पैकेजिंग का पैसा मंगवा रहे हैं, देखो पॉइंट मेरा क्या है ना कि फॉरेन कंपनी लेटर ऑफ क्रेडिट मंगवाई क्यों थी, क्योंकि उसको डर था कि सामान जाने के बाद मेरे को पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। पर फॉरेन कंपनी बोलती है सामान भेजने के लिए भी तो खर्चा है कितना, पैकेजिंग का, ट्रांसपोर्टेशन का, तो उसका खर्चा मैं अभी क्यों उठाऊं, राइट? तो तब इन दोज केसेस ये वाली बैंक इस वाली बैंक को बोलती है कि तो इस लेटर ऑफ क्रेडिट तो मैं तुझे दे ही रही हूँ, पर तो उसमें से थोड़ा पैसा इसको तू अभी दे दे, क्यों? क्योंकि इसको सामान पैक करवाना है, ठीक है? नहीं तो सिर्फ लेटर ऑफ क्रेडिट से काम चल जाता था, क्योंकि उसको तो सामान भेजना ही था, उसने भेज दिया, लेटर ऑफ क्रेडिट यहाँ पर आ गया, तो इसको एक शांति हो गई कि हाँ पैसा आ जाएगा क्योंकि लेटर ऑफ क्रेडिट आ चुका है, आया। तो अगर ग्रीन वाला क्लॉज है तो इट इज़ अ शॉर्ट टर्म एडवांस रिकवर्ड फ्रॉम द अमाउंट पेएबल बाय द नेगोशिएटिंग बैंक, है ना? शॉर्ट टर्म एडवांस हुआ ना, मतलब ये यहाँ पर देने वाले हैं, अभी कल को जब ये पैसा इस बैंक को देंगे तो ये उतना पैसा काट के बाकी का पैसा इसको आगे दे देंगे। अगर इसने नहीं दिया तो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, वो फिर वो पूरा ऊपर चला, वहाँ चला जाएगा। और ग्रीन क्लॉज में क्या है? वही पढ़ना है मुझे। स्टोरेज के पैसे वो पैकेजिंग के पैकेजिंग के लिए रेट में सिर्फ इसमें स्टोरेज के एडवांस के लिए वेयर हाउस में रहने के। Addition to it is a short-term advance recovered from the amount payable by the negotiating to the beneficiary bank when it negotiates the document when LC submitted by the beneficiary. Green clause is an extension of red clause allowing advances for storage of goods in warehouse in addition to the packaging credit. तो सिर्फ ग्रीन क्लॉज होगा तो सिर्फ पैकेजिंग का एडवांस नहीं, उल्टा उल्टा उल्टा। स्टोरेज प्लस पैकेजिंग और रेड में सिर्फ पैकेजिंग। ग्रीन में स्टोरेज और एडवांस उसके लिए पैकेजिंग के लिए कहाँ से ये ग्रीन कलर और रेड कलर लिया आप समझने? क्या हुआ? इतने ज़्यादा नहीं कर सही में हाँ, मैं 1.5 घंटा हो गया। मैं पता है मुझे, मैं वही तो बोल रही हूँ, जितने में हमने कल पूरा चैप्टर किया था। और रह गया बहुत छोटा सा। हाँ हाँ, हो जाएगा ख़त्म, कोई बात नहीं, चिंता की बात ही नहीं। इंस्टॉलमेंट क्रेडिट इज इशूड फॉर फुल वैल्यू ऑफ गुड्स बट पार्ट शिपमेंट। सिंपल, सामान थोड़ा थोड़ा करके आ रहा है पर हमने सामान पैसे पूरे का दे दिया है। तो फिर ये वही नहीं हो गया फिक्स्ड वाला? ऑर्डर तो इकट्ठा दे दिया था ना यार, मैंने देखो 100 किलो का ऑर्डर दे दिया तो 10-10 करके मेरे को भिजवा रहा है, पर मैंने पैसे तेरे को 100 के दे दिए। इसे फिक्स्ड वाले का कंटिन्यू करना चाहिए। नहीं, फिक्स्ड वाले का वो है ना कि वो 100 का लोन खत्म हो गया तो वो खत्म हो जाएगा, फिर नया एलसी इशू होगा, वो कंटिन्यू हो सकता है। हाँ, फुल वैल्यू ऑफ गुड्स। वैसे ठीक है रिवॉल्विंग को नहीं सही में कि पैसे दे सके उधर हाँ, वो पूरा ऐसा किया है रिवॉल्विंग। हाँ ठीक है, बात सही है। समझ अच्छे से आता हाँ है। हाँ, सोचते हैं ना बच्चे। जब हाँ हुआ क्या? कुछ भी नहीं होता पढ़ने। कुछ नहीं, वो इज इशूड फॉर फुल वैल्यू ऑफ गुड्स बट पार्ट शिपमेंट, मतलब वही कि एलसी पूरे के लिए दे दिया, सामान थोड़ा थोड़ा करके आ रहा है। Credit is not available for missed shipment and shipments thereafter unless unless permitted in the LC document. Done? ये वो बाद में कल पहले ये ख़त्म कर लेते हैं फटाफट। ये रील थी ना, हाँ कितना मस्त कर रहा है वो लड़का। चलो, एडवांटेजेस ऑफ एलसी टू द एक्सपोर्टर एंड द इम्पोर्टर। एडवांटेज क्या है यार? facilitates trade, beneficiaries assured, credit risk is borne by the bank and not the applicant, LC accelerates payment of receivables, minimizing collection time, beneficiaries foreign exchange risk is eliminated. आ रहा है ना सर? The credit risk is borne by the issuing bank, not the applicant or buyer.
ये इंडियन कंपनी। ओके, वो बोल रहे हैं कि कंपनी इंडियन वाली नहीं करेगी, वो करेगी ना। Issue द bank करेगा। लास्ट इस पे आ गया ना, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट कर दिया तो इसको पेमेंट करना पड़ जाएगा। ठीक है। कितना फोन कर लिए तेरे दिमाग कितना पर काम करता है। चलो डन। उसके बाद तुम्हारा चल अब ऐसा लग रहा है ना कि ड्राफ्ट कितना अच्छा था। मैं तो कह ही रहा हूँ उससे। इतना मुश्किल नहीं है ड्राफ्ट से इतना। लेटर ऑफ क्रेडिट एंड फॉर्म ऑफ डिमांड, चलो फटाफट खत्म करो यार इसको। क्या है स्पेसिमेन? अभी स्पेसिमेन में कुछ भी नहीं है, वो जो पीछे पढ़ के आए सारे उसको टर्म्स एंड कंडीशन में घुसा था बस। अब यहाँ पर बन रहा है इरिवोकेबल रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट, है ना स्पेसिमेन के अंदर इरिवोकेबल रिवॉल्विंग। समझ में आ गया? याद आ गया? और भी कौन सा होता है ये? वही वाला। रिवॉल्विंग की तेरे को 100 करोड़ की लिमिट इशू कर दी कि तू इतने ये पैसे इतने का वो लेता रहे क्रेडिट, पैसे डालता रहे। अब दिस लेटर ऑफ क्रेडिट हैज इट्स रेफरेंस बेस्ड अपॉन द एग्रीमेंट एग्जीक्यूटेड बिटवीन एक्स एंड ए एट द रिक्वेस्ट ऑफ ए वी आर इशूइंग दिस। पहले ध्यान दो यहाँ पर, एक्स एंड ए वी आर इशूइंग दिस इरिवोकेबल रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट फॉर द बेनिफिट ऑफ द बेनिफिशियरी फॉर एन अमाउंट ऑफ दिस मच रुपीज अपॉन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस। डेफिनेशन डाल दिया एडवाइजिंग बैंक का, एग्रीमेंट का डाल दिया डेफिनेशन, बैंकिंग डे मतलब डे ऑन विच बैंक ऑपरेट्स, डिमांड मतलब डिमांड ऑफ पेमेंट, एक्सपायरी डेट मीन्स द डेट ऑन विच एलसी विल एक्सपायर, INR मीन्स रुपीज़ और USD मीन्स डॉलर्स। तो डेफिनेशंस डाल दिए सारे, सही, डन। उसके बाद उन्होंने बोला टर्म्स एंड कंडीशंस। टर्म्स एंड कंडीशंस अगर आप पढ़ते हो तुम तो तुम्हें होपफुली अब समझ आनी चाहिए, ठीक है, अपने आप ही। द इशूइंग बैंक confirms that this is an LC issued in favor of the beneficiary which is an unconditional irrevocable revolving LC. First point done. Second point, LC allows partial or multiple payments to be made to the beneficiary upon his request. Partial और multiple क्यों? क्योंकि revolving है ना। To the issuing bank submitted either physically at the bank's counter anywhere in India or electronically. और electronic payment कर दो या आके branch में दे देना। The issuing bank confirms that this LC shall be honored immediately on demand made by the beneficiary without any terms or conditions. ठीक है, डिमांड का भी डेफिनेशन था। डिमांड मतलब पेमेंट की डिमांड, है ना। जैसे ही यहाँ से डिमांड आई आपको ऑनर करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक डन, पक्का बात। फोर्थ पॉइंट, सिंस दिस इज अ रिवॉल्विंग LC एनी पेमेंट मेड बाय द एप्लीकेंट टू द इशूइंग बैंक shall further enhance the limit of this letter of credit with the amount deposited by the applicant, है ना। 100 करोड़ का तुम्हें क्रेडिट दिया था, 100 करोड़ में से तुमने 80 करोड़ का क्रेडिट यूज़ कर लिया तो क्रेडिट कम हो गया। जैसे ही तुमने 80 करोड़ की पेमेंट कर दी तो क्रेडिट वापस से 100 हो गया, ठीक है, डन। उसके बाद इन केस इफ़ देर इज़ अ डिले इन पेमेंट बाय द इशूइंग बैंक 7 days आफ्टर द डेट ऑफ डिमांड, 7 दिन के बाद का डिले होता है, द सेम शैल बी पेड अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट एट अ बेस रेट ऑफ 4% ऑन द टाइम ऑफ डिले, ठीक है, एट द टाइम ऑफ डिले होना चाहिए। बढ़िया, डन। हमें लेटर ऑफ क्रेडिट है, ये किसके बीच में होता है? ये जो है ये इंडियन बैंक, वो क्या बोलते हैं, इन दोनों के बीच में, और इंडियन बैंक के बीच में बनता है, फिर दोनों के बीच में कंपनी के बीच में बनता है, ठीक है। वो पार्टी 4 हुई है, 2 ही होंगी? 4 हुई है, ठीक है। चारों के बीच में बना ना, उनके बीच में थोड़ी बना। पर ड्रॉअर और ड्रॉई तो यही है ना, ये तो गारंटर है ना, और ये जिसकी मर रही है बेचारी की, डन, सही। उसमें बेचारा था है। सारे ही बेचारा, हाँ उसने भी ले लिया, ये बेचारा है लास्ट में। चलो, एनी चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन और स्ट्रक्चर ऑफ द बैंक शैल नॉट अफेक्ट द राइट ऑफ बेनिफिशियरी अंडर दिस लेटर ऑफ क्रेडिट। चलो बड़ा ख़त्म करो प्लीज़, पहले यहाँ पर ध्यान दे दो। उसके बाद एनी चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन और स्ट्रक्चर ऑफ द बैंक शैल नॉट अफेक्ट द राइट ऑफ बेनिफिशियरी, ठीक है। बैंक में मर्जरिंग अमेलगमेशन कुछ हुआ तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। एनी ओपनिंग, रिन्यूअल, बैंकिंग और एनी अदर चार्जेस इंक्लूडिंग एनी ट्रांसफ़र फी जो भी होगा शैल बी बॉर्न बाय द एप्लीकेंट। एप्लीकेंट कौन? द इशूइंग बैंक शैल बी अंडर एन ऑब्लिगेशन टू सबमिट दिस LC टू एडवाइजिंग बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द बेनिफिशियरी। आया, डन है, शाबाश। टर्म कितना है? 12 महीने का। अपॉन द रिक्वेस्ट ऑफ द एप्लीकेंट द इशूइंग बैंक शैल रिन्यू दिस LC फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 12 महीना। As soon as complete payment is made
to the beneficiary as per the terms of this agreement. This LC shall stand terminated after giving 7 days in writing to the beneficiary. मतलब वैसे 12 महीने का टर्म है, 12 महीने के टर्म के बाद अब क्रेडिट नहीं खेलोगे तुम, पर 12 महीने के बाद जैसे ही सारी पेमेंट कर दी फिर LC टर्मिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। डन। 7 days नोटिस इसको देना हमने बेनिफिशियरी को, फॉरेन कंपनी। हाँ। The obligation of issuing bank shall stand terminated on making payment within the due date of this letter of credit. Done. All the payments under this LC shall be made in INR by the issuing bank, which shall be converted to USD to be paid to the beneficiary. Obviously, the beneficiary shall be obligated to make a demand in writing to the issuing bank, either at the designated branches of the issuing bank or via mail, along with necessary documents in support of the claim. कि मैंने support of the claim के लिए necessary document क्या हो सकता है, वही invoice या bill या सब कुछ मैंने भेज दिया। Jurisdiction can be subject to Indian laws and in case of any dispute shall be subjected to the jurisdiction of Indian courts only. Thank you, you are faithfully thank बस। अब डिमांड नोटिस क्या है? पैसे दे दे। हाँ, मंगवा रहा है पैसा। फॉरेन कंपनी डिमांड नोटिस इशू करेगा। किसको इशू करेगा? इशूइंग बैंक। शाबाश। इंडियन कंपनी अपनी कंपनी। यहाँ पे लिखा भी है ना, देख कंडीशंस के अंदर, ठीक है। अब उसके बाद इशूइंग बैंक इशू लेटर ऑफ क्रेडिट ऑफ अमाउंट दिस, वाइड इनवॉइस दिस, इन फर्दरेंस ऑफ द लेटर ऑफ क्रेडिट वी डिमांड पेमेंट ऑफ रुपीज़ दिस, ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वेस्टेड हैव बीन अटैच, सेट पेमेंट कर दो और गिरा लेटर। चल डन। पैसा ही मंगवाना ना, तो उसमें क्या अभी वो गाना गाएगा। डन। कुछ नहीं, अभी आसान है। बैंक गारंटी वही वाली नॉर्मल बैंक गारंटी जो बैंक गारंटी करती है। अब ये है ना लेटर ऑफ क्रेडिट, मैंने पहले जो पढ़ाया तुम्हें, यूजुअली ये मैं बाद में पढ़ाती बैंक गारंटी के बाद। क्यों बैंक गारंटी? अब तुमने पूरी पिक्चर देख ली, अभी थोड़ा सा ट्रेलर है कि इंडिया में ही हो रहा है। इधर पैसा उधर जाना है, बैंक से गारंटी ले ली, बैंक ने गारंटी दे दी, बढ़िया। अब जो जिसने पैसा नहीं दिया वो उसका गला पकड़ लेगा। तो वाहिगुरु, तो बैंक गारंटी के अंदर एक श्योरिटी की लाइबिलिटी होती है ना, वो तुम्हें पता है। अगर मान लो अच्छा क्रेडिटर डेटर है, डेटर को पैसा देने वाला है क्रेडिटर को, है ना, सही। अगर मान लो डेटर ने पैसा दे दिया या डेटर ने क्रेडिटर से बात करके लोन की अमाउंट कम करवा ली। लोन की अमाउंट थी 2 लाख रुपए, दोनों ने बात करी, यार छोड़ना जाने देना आपने, तो करके लोन की अमाउंट हो गई अभी 1.5 लाख रुपये, हाँ 1.5, ठीक है, ये हो गई। गारंटर जिसने गारंटी दी थी उस 2 लाख के लिए, उसकी लाइबिलिटी भी कम हो जाएगी कि नहीं होगी? कंपनी ए और कंपनी बी के बीच में जो भी है लोन का बात हुई, ठीक है। ए के लिए बैंक ने गारंटी दी कि अगर ए नहीं पे करेगा तो मैं पे कर दूंगी। ए ने लोन 2 लाख का लिया था, बैंक ने गारंटी 2 लाख की दे दी। ए ने बी से बात करके बोला लोन की अमाउंट कम करते तो मेरा 50,000 रुपये जाने दे, मैं तुम्हें कल को कुछ पैसे सामान दे दूँगी, सब बात हो गई उनकी, ठीक है। किसने कहा ये? जिसने लोन लिया था, जिसको पैसे देने थे, राइट। अगर डेटर की लाइबिलिटी कम हो गई तो क्या गारंटर की भी लाइबिलिटी करस्पॉन्डिंगली कम हो जाएगी? हो जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने मान लिया तेरे लिए गारंटी दी थी कि तू 1.5 लाख रुपए इसको देने वाली है, तेरी ही बात हो गई कि देखो 1 ही लाख देना है, फिर मैं क्यों 1.5 लाख की गारंटी दूँ? मैं भी 1 लाख की गारंटी दूंगी ना। द राइट्स ऑफ द डेटर एंड द गारंटर ऑल्सो नोन एज द श्योरिटी, है ना। तो राइट्स ऑफ द डेटर एंड द गारंटर और श्योरिटी आर को एक्सटेंसिव, कहते हैं इसको को एक्सटेंसिव, दोनों आपस में सिमिलर राइट्स होल्ड करते हैं। हावेवर द प्राइमरी लाइबिलिटी टू पे इज ऑलवेज विद द डेटर एंड नॉट द गारंटर। प्राइमरी तुम्हारे पास है, तुमने नहीं पे किया तो सेकेंडरी फिर मेरे पास आएगी, मुझे पे करना पड़ेगा। यहाँ तक सही? डन? बताओ, डन? क्लैरिटी? शाबाश। पढ़ लो अभी। नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी है। नॉन फंड बेस्ड क्यों? गारंटी देनी है ना, पैसा थोड़ी देना है। तो नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी रिक्वायर्ड बाय द बोरोवर। अ बैंक गारंटी ensures that the liability of the debtor will be met in the event he fails to fulfill his contractual obligation. It is an agreement between the 3 parties, the bank, the beneficiary and the applicant who seeks the guarantee from the bank.
The agreement acts as an undertaking assuring the beneficiary that the bank would pay the specified amount in case of applicant's default in delivering the financial or performance obligations as mentioned in the guarantee. Done? Set? Clarity? Done? क्या कुछ डाउट, कहीं पर दिक्कत, दुख, तकलीफ, समस्या? शाबाश. टाइप्स ऑफ बैंक गारंटी, फाइनेंशियल और परफॉर्मेंस. बताओ फाइनेंशियल क्या होती है, परफॉर्मेंस क्या होती है? पैसे देने काम करते हैं। बस. एग्जांपल क्या ना है, वो ए बी को कर रहा है और बी गारंटर बैंक हुआ, डेटर बी हो रहा है करेक्ट. हाँ 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 और ए हमारे पास क्या है, श्योर. ए क्या होता है? हाँ. हो गया. देख, अगर मान ले ए और बी है, ठीक है, बी ने ए को लोन दिया, ठीक है, तो मैं ए बी के लिए क्रेडिटर हुआ, बी डेटर हुआ, ठीक है, और इसके ए के बिहाफ में गारंटी दी है, हाँ, बैंक ने. ये हुई श्योरिटी. तो 3 पार्टीज हैं, क्रेडिटर, डेटर, श्योरिटी. श्योरिटी और गारंटर एक ही होता है. हाँ, श्योरिटी और गारंटर एक ही होता है. डन. अच्छा, एक चीज़ मुझे बताओ, हर बार जब कोई इंसान किसी इंसान के लिए कुछ करता है तो सामने कंसिडरेशन होती है, कॉन्ट्रैक्ट, राइट. ए जो है, ठीक है, ये इसको, अरे यार सारे ख़त्म अचानक कैसे हो गए आज ही. हाँ, कहाँ थे हम? हाँ, इसने इसको लोन दिया था, ये रहा ना, नीचे लोन दिया था ना, लोन दिया था, और इसी वजह से ये इसको पेमेंट कर रहा है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, ठीक है. ये तो समझ में आ रहा है कि यहाँ से लोन यहाँ आ रहा है, ठीक है, और अगर पेमेंट नहीं हुई तो पैसा यहाँ से यहाँ जाएगा, राइट. तो बी ने ए के लिए तो कुछ किया और इसलिए ए ऑब्लिगेटेड है, पर बी ने बैंक के लिए तो कुछ भी नहीं किया, तो बैंक कैसे ऑब्लिगेटेड है? ये कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन कैसे काम कर रहा है? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? पॉइंट समझ में आया? एवरी टाइम इन अ कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन इज मस्ट. हाउएवर हियर there is no consideration flowing from B to the guarantor, right? However, there is a sole consideration from this to this. So this contract is still valid because the guarantor assumes the consideration from B to A is consideration enough for his part of the contract. आया? गारंटर बोलेगा कि तुम मुझे मत दे, पर तूने ए को दे दिया ना, मेरे लिए वही बहुत है, तो वही मैं अपने आप की कंसिडरेशन मांग रहा हूँ. हाँ हाँ प्रैक्टिकल लाइफ में ये ए बी है ना, ए ने पैसा नहीं दिया, ठीक हाँ. है, वही चीज, और बी ने लोन ए को दिया था, बैंक को नहीं दिया, जब आपने सेम बोला, पर बैंक अब पैसे दे देगा क्योंकि उसने डिफॉल्ट किया. एक बात बताओ, ये साला बैंक क्यों देगा ये पैसे उसको? बैंक को. ए बैंक को क्या दे रहा है? क्या वो मोटर गेज रख रहा है कुछ? हाँ, मॉर्गेज रखता है, कमीशन. तो ही दे रहा है, अगर अदरवाइज कोई बैंक ऐसे वही करेगा. ऐसे अनसिक्योर्ड नहीं होते, हो भी सकते हैं, देख ऐसा नहीं अनसिक्योर्ड नहीं हो सकते, हो भी सकते हैं, पर है ना क्या होता है पता है, देख प्रॉब्लम है कि ना यहाँ पर और यहाँ पर ये बैंक पे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है, कमीशन ले सकता है, इसको भी सर्विस वो दे रहा है तो एक तरीके वहाँ से भी कुछ चार्जेस हो गए या जो भी, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं. और कई बार है ना ए और बी के बीच में ना, मान ले ए को धंधा करना है, ए अच्छा बंदा है, पैसा दे भी सकता है वो, सब कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर ए और बी को काम करना है, पर बी और ए को आपस में एक दूसरे पे भरोसा नहीं है, तो इन्हें बोले तो मेरे को दे दे सामान क्रेडिट पर, मैं तेरे को पैसे दे दूंगा. वो बोला मेरे को तेरा क्या भरोसा, मैं क्या चल बैंक की गारंटी ले ले, राइट. तो मैं कोई रैंडम पर्सन से जब कुछ ले रही हूँ, अब और भी नहीं तो ऐसा सोच के देख कि मैं तेरे से कोई लोन ले रही हूँ, ठीक है, और मैंने तुझे अपनी स्कूटी गिरवी रख दी, तू स्कूटी लेके चली गई कहीं पे, अब मैं क्या करूँगी, राइट. मैंने लोन तेरे से कुछ लिया था, 4,000 का लोन लिया था, और उसके लिए कुछ गिरवी रखने बोला, मेरे पास कुछ सामान था नहीं, मैंने स्कूटी दे दी, स्कूटी थी 40,000 की. ऐसा ही होगा ना, यूजुअली मॉर्गेज की वैल्यू ज़्यादा होती है फ्रॉम द लोन वैल्यू, करेक्ट. तो मैंने अगर तुझे कुछ सामान गिरवी रख भी दिया, यानी कि डेटर के पास कुछ सामान गिरवी रख दिया, तो क्रेडिटर को भी तो डर है ना, तो क्रेडिटर बोलेगा इसको हम बीच में लेकर आते हैं, तो तू सामान दे, ये तेरे को गारंटी देगा, तेरा तू भी खुश मैं भी खुश, ऐसा. डन. उसके बाद अब इसमें क्या है,
ये दो टाइप्स है, फाइनेंशियल और परफॉर्मेंस गारंटी। बस ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ही वही वाली है जो अपने टेंडर में पड़ी थी। फाइनेंस यानी कि उसकी गारंटी कि भाई ये पैसा दे देगा, परफॉर्मेंस यानी कि भाई इसकी गारंटी कि भाई ये काम कर देगा। डन। फिर तुम्हारी क्या है, दो परफॉर्मेंस गारंटी का स्पेसिमेन। परफॉर्मेंस कम बैंक गारंटी ऑन बिहाफ ऑफ सी लिमिटेड। डियर सर, this letter has its reference to the above referred subject and the agreement executed between B Limited। बढ़िया, पढ़ूँ मैं आगे, समझ ध्यान दे रहे हो सारे के सारे, एकदम प्रॉपर ऐसा आज की ताज़ा खबर टाइप का पढ़ेंगे। Having its registered office at dash and C Limited having its registered office at this place। In further to this agreement, MSC Limited approached us as their bankers to secure their performance, scope of which is described in the above referred agreement, a copy of which is also annexed to this letter। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं तुम्हें गारंटी दे रही हूँ, पर मैं ऐसा मज़ा नहीं आ रहा है मुझे, मेरे बंदे ने यानी कि ये ए बंदे ने मुझे बोला था गारंटी देने के लिए, तो उसके लिए उन्होंने मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, तो उस डॉक्यूमेंट के बिहाफ पर मैं तुम्हें गारंटी दे रही हूँ कि ए तुम्हें पैसे दे देगा। ठीक है। In furtherance, we, a bank limited, extend our full guarantee up to an amount of rupees this much to cover the entire scope of the entire above referred agreement। ठीक है, कि हम इतने अमाउंट तक की तुम्हें गारंटी दे रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट 2 लाख का है, मैं गारंटी 1 लाख की भी दे सकती हूँ, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। कल को डिफ़ॉल्ट हुआ तो मैं 1 लाख ही तुम्हें दूँगी। आया अगला, we further confirm that this guarantee shall continue to be enforced till the work order is completed executed, after which our liability under this agreement shall stand discharged। राइट, जब तक काम खत्म हो रहा है, काम खत्म होने के बाद मेरी लाइबिलिटी नहीं रहेगी। ठीक। वी फर्दर कन्फर्म दैट वी शैल नेवर रिवोक दिस गारंटी, इरिवोकेबल है, टिल द सब्सिस्टेंस ऑफ द एग्रीमेंट एंड अ रिटन कंफर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम यू रिगार्डिंग द कंप्लीशन ऑफ वर्क। जब तक तुम नहीं बोलता ना कि काम हो गया है, तब तक मैं रिवोक नहीं करूँगा। नो चेंज इन द स्ट्रक्चर और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बैंक विल अफेक्ट द गारंटी। काइंडली नोट द की पॉइंट्स फॉर योर क्विक रेफरेंस। ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट का अमाउंट ये है, इफेक्टिव डेट ये है, गारंटी कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट सिक्योर एनी फर्दर एक्टिविटी बिटवीन बी सी, कि मतलब तुम और कोई काम करने ले लेते हो या और कुछ कर लेते हो, जो कॉन्ट्रैक्ट तुमने मुझे बोला है जो तुम करने वाले हो उसके अलावा कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो, तो फिर मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं उसी सामान के लिए और उसी पैसे के लिए जिम्मेदार हूँ जिसके लिए बारे में मुझे पहले ही बताया गया है। ठीक है। We are liable to pay the guarantee amount based upon the letter received from you, a demand letter in case of default of CL Limited। अगर कल को पैसा देने की बारी आई तो तुम मुझे डिमांड लेटर देना, उस हिसाब से मैं तुम्हें पैसे दूंगी। ठीक है, डिमांड लेटर हमने पढ़ लिया क्या था। सही है, यहाँ तक डन है सारे। वी अज्यूम अनकंडीशनल गारंटी अंडर द एग्रीमेंट इन केस ऑफ एनी ब्रीच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ख़त्म चैप्टर, डन। वाहिगुरु, शुक्र है।